नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ट्रेड में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं। आज अगले 1 घंटे तक हम आपको बाजार खुलने से पहले पूरी तैयारी कराएंगे, जहां पर हम आपके लिए ग्लोबल क्यूज लेकर आएंगे, साथ ही आपके लिए डोमेस्टिक मार्केट के लिए कौन कौन से बड़े ट्रिगर है और साथ ही बाजार के लिए आज का सेटअप कैसा दिख रहा है और आपको अगर डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो किस तरह से तैयार रहना है। साथ ही स्टॉक से न्यूज़, ब्रोकरेज हाउसेज की पूरी रिपोर्ट और FIIs के आंकड़ों से क्या संकेत मिल रहे हैं, तमाम डेटा आपके लिए रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि बाजार के लिए वो कौन कौन से बड़े ट्रिगर हैं जिन पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। यूएस में सेंटर रैली लगातार जारी है। डाउ जोन्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। हालांकि इंट्राडे हाई देखें तो दूर अभी भी है 100 अंक दूर, लेकिन क्लोजिंग लेवल पे अगर आप देखेंगे तो डाउ ने रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है। S&P 500 में लगातार दूसरे सत्र में हमने बुधवार को देखा था, यहां पर रिकॉर्ड हाई पर S&P 500 बंद हुआ था। आज गिफ्ट निफ्टी में देखें तो यहाँ पे सपाट संकेत मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्शन नहीं दिख रहा है, 26,100 के पास है। लेकिन जो पूरा एक्शन शिफ्ट हुआ है वो है सोने चांदी में। ज़बरदस्त रैली चल रही है। चांदी तो पहली बार $75 के पार निकल चुकी है और इस साल चांदी में 160% की मेगा रैली देखने को मिली है। स्टॉक की बात करें तो स्विगी और जोमेटो, जहाँ पर गिग वर्कर्स की स्ट्राइक है 25 और 31 दिसंबर को, तो डेफिनेटली उन पर काफ़ी असर होगा उनके कामकाज पे। और ऐसे समय में जब इनके लिए एक पीक सीजन होता है, ऐसे में गिग वर्कर्स की हड़ताल पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ओला को लेकर खबर यह है कि PLI से 367 करोड़ मिले हैं कंपनी को, और वोडा को लेकर एक नेगेटिव खबर यह है कि 90 करोड़ का GST नोटिस कंपनी को मिला है। तो ये कुछ बड़े ट्रिगर है बाजार के लिए। लेकिन अब चलते हैं अभिषेक के पास और पूरा ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत दिख रहे हैं, ओवरऑल क्यूज क्या हैं, समझ लेते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, शुरुआत ग्लोबल मार्केट से ही करते हैं। बताइए आपकी रीडिंग क्या कह रही है ग्लोबल मार्केट को लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि बाजार बंद थे क्रिसमस के मौके पर। अमेरिकी बाजार हो, भारतीय बाजार हो, यूरोपीय बाजार हो, और तस्वीरें बहुत अच्छी आई हैं तमाम चर्चे दुनिया भर के, और फेस्टिविटी अपने चरम पर है। और उस बीच हमने देखा है कि जो वॉल्यूम्स भी थे अमेरिकी बाजार में, जब बाजार खुले थे बुधवार को, आधे दिन का ही कारोबार हुआ, छुट्टी वाला ही माहौल था। लेकिन जो तेजी है वो जारी है अमेरिकी बाजार में। लगातार हमने देखा कि 5वें सत्र में डाउ चढ़ा है, नेस्डेक में भी लगातार 5 सत्र की तेजी हो गई है। S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है, ये चीज़ नोटिस करने वाली है। बट जो गेंस रहे काफ़ी ज़्यादा वो लिमिटेड रहे हैं, 0.25% से लेकर आधे फीसदी के आसपास के गेंस रहे। लेकिन एक चीज़ अमेरिकी बाजारों में विश्व नोटिस करने वाली रही, वो वीकली जॉबलेस क्लेम्स के डेटा वहां पर आए, और वीकली जॉबलेस क्लेम्स गिर के आ गए हैं 2,14,000 पर। अनुमान था 2,23,000 का आंकड़ा आएगा। प्रीवियस वीक में 2,24,000 था, 2,24,000 से गिरकर 2,14,000, तो एक शार्प फॉल है। और हम देख लें कि लेबर मार्केट में ये रिकवरी के साइंस हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि GDP के जो आंकड़े आए थे क्वार्टर 3 के, 4.3% की रीडिंग आई थी 2 साल में, सबसे ज़्यादा। तो तनाव ये है कि अगर लेबर मार्केट मजबूत रहता है, देश की अगर GDP ग्रोथ अगर इंटैक्ट रहती है और मजबूत मान लीजिए यहाँ से हो जाती है, तो फिर जनवरी की पॉलिसी में दरें घटने की जो उम्मीद होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ब्लैक रॉक का एक नोट भी आया, उन्होंने कहा है कि ज्यादा मॉनेटरी ईजिंग की उम्मीद आपको आगे करनी नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों की आगे चाल क्या होती है। वैसे ऑफिशियली अगर कहें तो 24 तारीख से अमेरिकी बाजारों में सेंटा रैली की शुरुआत हो गई है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 1951 के बाद से S&P 500 में 1.3% के एवरेज गेंस रहे हैं। मतलब पिछले अगर आप जोड़ेंगे करीब 75 साल में, तो ये वहां पर इतिहास रहा। लेकिन हमने देखा कि बुधवार को जो टेक स्टॉक्स थे थोड़े ब्रीदर लेते हुए दिखाई दिए। हमने देखा कि एनवीडिया हो गया, अल्फाबेट हो गया, हल्के हल्के से गिरावट के साथ बंद हुए। कुछ शेयर्स थे वहां पर हमने तेजी देखी, जिसमें कि माइक्रोन टेक एक शेयर है, 4% का उछाल आया। और इसके अलावा अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन की बात करें तो नाइकी के शेयर में 5% का उछाल आया, और उसकी वजह ये रही कि एप्पल के CEO टिम कुक का निवेश कंपनी में हुआ है और इसके चलते तेजी आई है। तो ये तो अमेरिका की चाल रही। अगर हम एशिया की बात करें तो हम देख रहे हैं कि निकेई में जो शुरुआत हुई है वो हम ठीक ठाक ही कहनी चाहिए। आपको वहां पर बढ़त पर कारोबार होता हुआ नजर आएगा। कोरिया के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि तेजी पर ही कारोबार हो रहा है। ये जो जापान के बाजार थे ये तो कल भी खुले हुए थे। हांगकांग के बाजार आज बंद हैं बॉक्सिंग डे के मौके पर, और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के तमाम बाजार, यूरोप में तो लगभग सारे के सारे बाजार ही आपको बंद दिखाई देंगे।
तो माहौल थोड़ा सा विश्वमन मिक्स्ड ही है बाजारों से, और वॉल्यूम वैसे भी लो है। देखिए हम बिल्कुल ईयर एंड के आसपास खड़े हैं, 4-5 दिन रह गए हैं 1 जनवरी को, लोग वैसे भी अपनी छुट्टियां प्लान करते हैं। ये सारे बाजारों की लिस्ट है जो आज बंद है। तो बाजार में थोड़ा सा ना, और ये मतलब इमीडिएट जो ट्रिगर्स हैं उनके भी अभाव हैं। अब जो थोड़े बहुत ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, उसके चलते हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर की रैली हुई है। सिल्वर तो पहली बार $75 के ऊपर निकल के कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड में भी हमने देखी कि बाइंग हुई है और गोल्ड ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। क्रूड अपने लेवल्स पर सस्टेन्ड है, $62.5 के आसपास के भाव हैं, जो हमने देखा था कि अमेरिका वेनेजुएला के बीच में जो तनाव जो बढ़ा, सप्लाई को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं। अदरवाइज माहौल विश्वमन क्या है ना कि छुट्टी का है। अभी बीच में एक दिन बाजार खुला, गुरुवार को बाजार बंद थे कल, यानी क्रिसमस के मौके पर। तो हमारे यहाँ भी तमाम लोग ऐसे हैं बड़े शहरों में जो इसको एक्सटेंडेड वीकेंड बना के कहीं ना कहीं छुट्टियों पर निकल गए होंगे। तो देखते हैं कि बाजार में आज क्या होता है। वैसे गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले 40 अंक नीचे दिखाई दे रहा था, और आज हम देख रहे हैं कि 60 अंक नीचे है। 3 सत्र की जो तेजी थी उस पर ब्रेक लगते हुए हमने देखा था बुधवार के सत्र में। तो आज के लिए ओवरऑल जो माहौल वो मिक्स साइड पर है, बहुत कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रही है आज को लेकर। मैं बॉक्सिंग डे की बात की, अभिषेक आप क्रिकेट काफी क्लोजली ट्रैक भी करते, तो मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी चल रहा है, आज पहला दिन है। क्या उसको लेकर कुछ अपडेट है? क्या सुनने में आया है कि ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी है इंग्लैंड ने? अब विश्वमोहन, अब 3 टेस्ट तो लगातार हार गए, अब एक टेस्ट में कमर तोड़ दी है तो पता नहीं, लेकिन यह है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से ये डोमिनेट की है सीरीज ये, और डोमिनेशन आप देख ही रहे हैं। मतलब उनके तरफ से आप देखिए ट्रेविस हेड हैं, मिचेल स्टार्क हैं, क्या लाजवाब उनका प्रदर्शन रहा है। जो भी आ रहा है, एलेक्स कैरी हैं इनफैक्ट उनके जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अब इनके दम पर हमने देखा कि पूरी तरह से डोमिनेंस रहा है। अब कुछ इक्का दुक्का प्लेयर हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड की टीम कोई खराब है, लेकिन क्या ना कि एज अ ग्रुप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है कि बेन डकेट हों या फिर जो रूट हों, अब ये बिट्स एंड पीसेस में अच्छे प्रदर्शन आ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ प्लेयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट ओवरऑल एज ए यूनिट वो परफॉर्म नहीं कर रही। और निश्चित तौर पर जो बॉलिंग अटैक है विश्वमोहन इंग्लैंड का, वो निश्चित तौर पर वीक नजर आ रही है। अब जोफ्रा आर्चर हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं, तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, एक चर्चा ये भी चल रही है कि अब इतने खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के, क्या वहाँ पर कोच बदलेगा? ब्रेंडन मैकुलम कोच है, और कुछ कुछ पूर्व क्रिकेटर ने ये कहा है कि रवि शास्त्री को कोच अपॉइंट करना चाहिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छा है। तो ये चर्चाएं चल रही हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल। और दूसरा कि बहुत ही आइकॉनिक टेस्ट माना जाता है बॉक्सिंग डे के जो टेस्ट होते हैं, जो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होता है, एक आइकॉनिक टेस्ट जो मेलबोर्न में हो भी रहा है। चलिए अब घरेलू बाजार की ओर लौटते हैं। आपने कहा छुट्टियों की वजह से यहाँ पे घरेलू बाजार में अपने ऑफिस में भी काफ़ी लोग छुट्टी पे हैं, तो ऐसे में आज हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर तो नहीं है, आप ही बता दीजिए क्या बाजार का सेटअप ओवरऑल क्या लग रहा है, फिर हम इंडिविजुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी चर्चा कर लेंगे। विश्वमोहन देखिए, पहले एफआई से शुरुआत कर लेते हैं। और एफआईज ने क्या है ना कि मतलब ये वो चीज़ है जिसको आप भूल भी नहीं सकते, और इनके बिना बहुत तेजी से आगे बढ़ भी नहीं सकते। यही बाजार में स्थिति है, और हमने देखा कि लगातार तीसरे सत्र में बिकवाली आई है एफआईज की। अब क्वांटम छोटे हैं, 1721 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। वैसे भी एफआईज भी तो मतलब छुट्टी के मूड में होंगे, जो बड़े निवेशक हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो मतलब एनुअल छुट्टी एक तरह से होता है, अमेरिकी जो निवेशक होते हैं ज़्यादातर, तो थोड़ा वॉल्यूम कम रहा, पार्टिसिपेशन कम रहा। लेकिन ये थर्ड डे उनकी तरफ से सेल आया है। इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो भी थोड़ी थोड़ी कम हुई है, करीब करीब 13.25% से घटकर 12.5% के नीचे आ गई है, और ये तो ऑलरेडी काफी कम है। मतलब आप ये सोचिए कितने ज्यादा शॉर्ट हैं, 87% इंडेक्स फ्यूचर्स में वो शॉर्ट हैं। तो यहां से गुंजाइश है शॉर्ट कवरिंग को लेकर, और हम देखते हैं कि कभी कभार थोड़ी मोटी बाइंग आती है, बट वो बाइंग सस्टेन नहीं करती है। चिंता की बात ये है। हालांकि कुछ कुछ सिल्वर लाइनिंग से अगर आप एफआईज के आंकड़ों को रीड करना चाहें, हमने देखा कि इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज के लगातार 4 सत्र से, और स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो लगातार 5 सत्र से खरीदारी जारी है। इंडेक्स फ्यूचर में 1000 करोड़ रुपए की बाइंग आई है, और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो करीब करीब
880 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग उन्होंने बुधवार के सत्र में की है। तो ये आंकड़े उस तरह से देखा जाए तो थोड़ा मिला जुला हो जाता है। अदरवाइज क्या है ना कि थोड़ा पेसिमिज्म है एफआईज की तरफ से, वो कन्विक्शन लौट नहीं रहा है। दो वजह हैं। एक तो हमारे यहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है। एशियन पीयर्स में हमने देखा है कि प्रदर्शन बेहतर रहा है निश्चित तौर पर। और दूसरी चीज की कि एफआईज भी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच के मोड में हैं। एफआईज भी चाहते हैं, वो भी क्या ना डेटा देखना चाहते हैं आपका। बाकी आपके मैक्रोज तो चलिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके कोई मैक्रो आंकड़े देख के आपकी कंपनीज में पैसे नहीं लगाएगा। वो कंपनीज की अपनी स्ट्रेंथ देखता है, वो अर्निंग ग्रोथ देखेगा, मुनाफे की ग्रोथ देखेगा, जो कि उतनी नहीं आई है। हमारे यहाँ थोड़ी सबड्यूड रही है अर्निंग्स। तो क्या क्वार्टर 3 में अर्निंग्स मजबूत आएगी? पूरा का पूरा दारोमदार इसी पर टिका है और यही एफआईज भी देखना चाहेंगे। अब ये घरेलू फंड्स का देखिए लगातार जो कन्विक्शन है भारतीय बाजार पर वो कायम है। और हमने देखा कि जो दिसंबर में बाइंग हो चुकी है टोटल उनकी 62,000 करोड़ रुपए की हो गई है। और लगातार 44 सत्र से भारतीय बाजार में वो पैसे डाल रहे हैं। तो घरेलू फंड्स तो डाल रहे हैं। और देखिए एक और चीज है विश्वमोहन कि ओवर द पीरियड ये जो फेनोमेना था ना कि बिना एफआईज के भारतीय बाजार चलेंगे नहीं, वो चले भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये कि हाँ, यहां से फर्दर अगर पुश मिलना है, अगर वो आ जाते हैं, एफआईज के पैसे को कहा जाता है कि हॉट मनी होता है, अगर वो पैसे भारतीय बाजार में आती हैं तो निश्चित तौर पर हमने जो अभी बाजार को थोड़ा ठिठक के चलते हुए देखा है, रिकॉर्ड हाई बने बट वो मजा नहीं आया। वो जो मजा मिसिंग था ना, शायद एफआईज वो एक पुश देने का आगे काम करेंगे। तो थोड़ी स्थिरता के संकेत उनके आंकड़ों में जरूर दिखाई दे रहे हैं। जिस रफ्तार से वो पहले बेच रहे थे वो रफ्तार पिछले महीने से लेकर इस महीने थोड़ी थोड़ी धीमी जरूर हुई है। आप देखेंगे कि नवंबर में 17,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की थी और दिसंबर में 23,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये सेलिंग है। इनफैक्ट अक्टूबर में भी थोड़े कम ही सेल के फिगर आए थे। तो धीरे धीरे कम तो हो रही है, लेकिन ये बाइंग में कन्वर्ट नहीं हो रही है। जब ये बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप मान के चलिए कि मेटल हो गया, आईटी हो गया, ऑयल एंड गैस, ऑटो, ये कुछ सेगमेंट्स है जहां पर उनके पैसे अच्छे खासे आते हैं। उनमें आगे आप और रौनक देखेंगे। फिलहाल उनसे संकेत थोड़े से आप कह सकते हैं कि कैश के लेवल को अगर आप देखेंगे तो थोड़ी निराशा के हैं विश्वमोहन। चलिए, तो ये तो पूरे सेटअप की बात होगी, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो कैसा लग रहा है? हम देख रहे हैं कि 26,000 के ऊपर बाजार में एक हिचक साफ नजर आती है, एक जो मुनाफा वसूली भी दिखने लगती है। हमने बुधवार के भी सेशन में देखा, भले ही अभी भी 26,150 के आसपास है, लेकिन उस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है? हफ्ता छोटा है, वॉल्यूम आज भी कम रहने वाले हैं, किस तरह के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के सत्र में? विश्व, बिल्कुल सही बात है। आज तो देखिए क्या है ना कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम ही रहेगा और आज ही नहीं, इस पूरे हफ्ते, मतलब अब अगला हफ्ता भी, आज तो खैर इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, इसके बाद 2-3 सत्र और बचेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा। और हमने देखा कि बुधवार को मेटल, रियल एस्टेट, ऑटो, सेलेक्टिव पावर में बाइंग आई। आईटी, फार्मा, सरकारी बैंक, एफएमसीजी ये कमजोर है, तो सेक्टर बटे हुए थे। हालांकि हमने देखा कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स थे उसमें थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही थी। 17,000 के ऊपर स्मॉल कैप का इंडेक्स बंद हुआ है, लगभग 0.35, यानी कि मंगलवार को भी उतनी बाइंग हुई थी, बुधवार को भी हमने उतनी ही बाइंग होते हुए वहां पर देखी है। आज भी आप रेंज का बाजार ही उम्मीद करके चलिए। और हम देख रहे हैं कि 26,200 का जो रेजिस्टेंस है, बार बार उसकी बातचीत कर रहे थे, उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बस एक अच्छी चीज रही है कि बाजार ने बुधवार को हायर हाई और हायर लो बनाया, कुछ पॉइंट से ही सही, बट वो लेवल्स में थोड़े थोड़े ऊपर होते हुए दिखाई देंगे दिए, तो थोड़े से ना स्टेबिलिटी के वो संकेत होते हैं। लेकिन ये कि 26,235-40 के रेंज में जाके बाजार फिर ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहा है। और बुधवार को हमने देखा कि अपने ऊंचाई से लगभग 9500 अंकों के आसपास की नरमी रही। आज भी जो संकेत है थोड़ी सी नरम साइड के ही है। मेरा मानना यह है कि जो निफ्टी के लिए आज का सपोर्ट होगा, और एक जो मजबूत सपोर्ट है 26,000 पर, एक बढ़िया सपोर्ट है आज के लिए। और थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टर अगर आप हैं तो मेरा मानना है कि 25,800 तक चीजें प्रोटेक्टेड हैं। जो रेजिस्टेंस है 26,200, ये रेजिस्टेंस जब तक पार नहीं होता विश्वमोहन, मुझे लगता नहीं कि बाजार यहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसके ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद ही बाजार में आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक निफ्टी 25,900 के ऊपर है, आपके लिए जो भी गिरावट आ रही है आप उसका बाइंग के तौर पर इस्तेमाल करें। कोई ऐसे नेगेटिव ट्रिगर नहीं है बाजार में, बस थोड़ा मोमेंटम लॉस हुआ है, कोई ऐसे बेरिश फॉर्मेशन नहीं है।
3 दिन की तेजी हुई थी, हमने देखा कि बुधवार को थोड़ी सी उस पर ब्रेक लगती हुई दिखाई दी। लेकिन यह है कि ये बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है। इंडेक्स को आप चाहें तो क्या है ना कि अवॉइड कर दीजिए। नए साल में फिर हो सकता है कि नई चीजें हों, आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज एक रेंज में फंसा है और मुझे लगता है कि एक रेंज में फंसा रहेगा निफ्टी यहां से भी। और जो हडल है वो निश्चित तौर पर 26,200 का है और हर 100 पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस के जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं वहां पर आपको एक बाधा दिखाई देगी। और 25,800 तक इन्वेस्टर्स के लिए मेरा मानना है कि वो मामला वहां पर प्रोटेक्टेड लग रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में तो और बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है विश्वमोहन। बुधवार को हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से आरबीआई ने लिक्विडिटी का सपोर्ट देने का फैसला किया है 2 लाख करोड़ रुपए का, बाकी डॉलर रुपी स्वैप के जरिए भी लिक्विडिटी आएगी। लेकिन वो ना बैंकिंग स्टॉक्स में कमाई हमने देखा कि एनबीएफसी उस पर ज्यादा एक्शन देते हुए दिखाई दिए। एमएनएम फाइनेंशियल हो गया, एबी कैपिटल हो गया, श्रीराम फाइनेंस, तमाम सारे के सारे एनबीएफसी चल रहे थे बुधवार के सत्र में। तो और हमने देखा कि कुछ कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक बहुत ही मामूली गेंस रहे, 0.1% के आसपास के गेंस इसमें रहे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक में गिरावट पर कारोबार हुआ। तो निफ्टी बैंक के लिए भी जो 59,500 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा, वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बस अच्छी चीज ये है कि 58,800 यहां पर बहुत ही गजब का बाजार ने बेस बनाया और बार बार उस लेवल को प्रोटेक्ट किया है। तो एफआईज थोड़े लौटते हैं तो फिर ये बैंकिंग स्टॉक्स में भी माहौल हम बदलते हुए देखेंगे। लेकिन यह है कि हाँ, ओवरऑल अगर आप दोनों इंडेक्स में पूछेंगे कहां पर निश्चितता ज्यादा है, कहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक फिलहाल ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। बावजूद उसको कि थोड़ा चंचल है स्वभाव में, 12 स्टॉक तो हैं, आगे बढ़ के ये 16 स्टॉक होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा ना मेरा मानना है कि इसमें आपको इसमें भी बाय ऑन डिप करनी चाहिए और 59,000 के आसपास अगर निफ्टी बैंक मिलता है तो आप एक बार एंट्री कीजिए। 59,500 तक की छोटे छोटे गेंस के लिए आप चाहें तो बाजार में प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा है। मेरा मानना है कि इंडेक्स वगैरह आप अवॉइड कर दें ज्यादा, क्योंकि बहुत दिमाग लगा के बहुत पैसे से बनने वाले हैं नहीं। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी ज्यादा हो रहा है, आप उसका फायदा उठाइए। और आज भी खबरों की लिस्ट लंबी होगी, आगे उस पर हम बातचीत करेंगे कि आपके लिए आज कमाई के मौके कहां पर बन जाएंगे। बट ओवरऑल आज एक रेंज का ही बाजार हम देखेंगे। प्रीवियस 2 सेशन में ही एक रेंज बाउंड ही मार्केट रहा है और आज हो सकता है कि फिर से रिपीट होते हुए एक रेंज में बाजार थोड़ा उठा फटक आपको करता हुआ दिखाई दे। और वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें ना कि विक्स भी ऑल टाइम लो पर है, 9 के आसपास का विक्स है। ये मार्केट को थोड़ा डल रखेगा, यानी कि बाजार में आगे को लेकर ना तो कोई फियर है, ना तो किसी ट्रिगर को लेकर कोई एक्साइटमेंट है, और विक्स इसी का इंडिकेटर है, उतार चढ़ाव का और भय का, और वो बहुत ही नीचे है। तो रेंज का बाजार विश्वमोहन आज भी होगा और गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 60-62 अंक नीचे खुलने की। तो मुझे लगता है कि अगर नीचे थोड़ा खुल जाए तो एक छोटी मोटी ना आप अपॉर्चुनिटी ड्रेस में खो सकते हैं, अदरवाइज एक रेंज में ही रहेगा। इंडेक्स लेवल में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, रेंज में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में यहाँ पे कुछ स्टॉक्स पर जिनको लेकर खबरें वहां पर एक्शन दिख सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करें, ये बेहतर है। अभिषेक, लेकिन ये बताएं कल की छुट्टी कैसी रही क्रिसमस की आपकी? विश्वमोहन छुट्टी कुछ ऐसे खास तो नहीं रही। अब तो घर पे छोटी बेटी है तो उसके साथ ही दिन बीत गया। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ दोस्त आ गए थे घर पे। आजकल ये सिलसिला चलता रहता है वीकेंड्स वगैरह पे या फिर छुट्टियों पे लोगों के घर आने का। लेकिन ये कि हमें तस्वीरें देख रहा था, बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं दुनिया भर से। और स्पेशली देखिए, जो दिल खुश होता है ना, जो यूरोप या फिर यूएस में अगर स्नोफॉल होता है, वहाँ से जो तस्वीरें आती हैं क्रिसमस के अराउंड, क्रिसमस ट्री की और चर्चेस की, वो बड़ी कमाल की होती है। और एक और अच्छी चीज़ विश्वमोहन आपको मैं बताता हूँ, अमेरिका में और यूरोप में हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब छुट्टी होती है ना और जब कोई त्यौहार होता है तो आप देखेंगे कि बाजारों में खूब भीड़ होगी। वहां पर रिलेटिवली मार्केट थोड़े बंद भी रहते हैं, दुकानें बंद नहीं, लोग अपने ना फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके साथ मिलके वो क्रिसमस मनाएंगे बहुत ही साइलेंटली घर के अंदर। तो घर में ना चहल पहल रहेगी, घर के बाहर थोड़ी सी कम चहल पहल दिखाई देती है। बट ये है कि हाँ, जो चर्चेस हैं, गिरजाघर है, वहां पर तो रौनक देखिए। और ये देखिए, भारत से बड़ी अच्छी तस्वीरें निकल के आई हैं। इस तरह का उत्साह था। और यहाँ पे हिंदुस्तानियों को आदत होती है कि बाहर निकलकर खुले में एंजॉय करने की, तो खुलकर करते हैं। चलिए, अलग अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है। आगे बढ़ाते हैं शो को और अब शुरुआत कर लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ की, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बाजार में अगर देखें तो क्यूज़ बहुत ही
यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, डायरेक्शन लेस बाजार है, जैसा इंडिया विक्स से भी नज़र आ रहा है। ग्लोबल क्यूज भी बहुत कुछ खास नहीं है जिस पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। चलते हैं अशेषा के पास। अशेषा, गुड मॉर्निंग। बताइए, स्टॉक्स न्यूज़ की लिस्ट में आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, तो खबरों वाले शेयर्स में आज सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील, जहां पर अभी कुछ आधे घंटे पहले खबर निकल कर आई है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और प्रॉब्लम्स के चलते कंपनी को एक फ़ाइन पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नीदरलैंड्स में 2 यूनिट के लिए स्टिचिंग फ्रिस विंड ने याचिका दायर की है और इसी के चलते कंपनी ने कहा है कि करीब 2 बिलियन यूरोज़ का पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। तो बड़ी फ़ाइन, बड़ी पेनल्टी है टाटा स्टील के लिए, जिसके चलते स्टॉक आज के सत्र में शायद नेगेटिव रिएक्शन दिखा सकता है। इसके लिए अलावा बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की, जहां पर चांदी के दामों में अच्छी खासी तेजी दिखी है। $75 पर आउंस के पार चांदी जाती हुई, याद रखें इस हफ्ते अब तक 11% तक से ज़्यादा तक की तेज़ी चांदी में नजर आई है और 2025 में 160% की तेज़ी। तो बड़े मूव्स, करीब 20% रेवेन्यू कंपनी चांदी से जनरेट करती है और इसीलिए जब भी पॉजिटिव खबर होती है चांदी को लेकर, हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखती है और बुधवार के सत्र में भी 2.5% की तेज़ी के साथ हिंदुस्तान जिंक बंद होता हुआ नजर आया था। इसके अलावा बात करेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी की। कंपनी को 16 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मिला है, 1000 और सोलार पंप का ऑर्डर, और इसी के चलते कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक साइज अभी करीब 30 करोड़ के आसपास की है। IRCTC, जहां पर कंपनी ने रेल फेयर बढ़ाए हैं, हालांकि ये खबर पहले आ गई थी लेकिन आज से ये प्राइस हाइक्स इफेक्टिव हो जाएंगे। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाया गया है। 26 दिसंबर यानी आज से ये लागू हो जाएंगे। स्लीपर और फर्स्ट एसी में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पर कंपनी ने एडिशनल कैपेसिटी इंस्टॉल की है। अल्ट्राटेक सीमेंट और पूरा सीमेंट सेक्टर पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। ACC और अंबुजा के मर्जर की जब से न्यूज़ आई थी, लेकिन आज अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए ये खबर, सीमेंट क्षमता में कुल 1.8 MTPA की बढ़ोतरी की गई है। धुले ग्राइंडिंग यूनिट कैपेसिटी 0.6 MTPA से बढ़ाई गई है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन कमीशन किया गया है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। विक्रान इंजीनियरिंग, याद रखिए इस कंपनी को कुछ बड़े नए ऑर्डर्स मिले हैं। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से 460 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। तो बड़ी खबर, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से ऑर्डर विन के दम पर विक्रान एनर्जी पर भी अपनी नज़र रखिए। एक्मे सोलार कंपनी ने कैपेसिटी कमीशन की है, 4 मेगावाट की कैपेसिटी है। टोटल 100 मेगावाट में से ये एडिशनल कैपेसिटी कंपनी ने इंस्टॉल की है। तो हाँ, कई सारी खबरें, छोटी छोटी कई सारी खबरें निकल कर आई है। हालांकि छुट्टियों का सीज़न है तो बड़ी खबरें नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स इन खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शीशा, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें बताने के लिए, और आगे एक एक करके इन खबरों पर हम राय भी लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं और वैशाली पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभुदास लीलाधर से। वैशाली जी और प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। वैशाली मैम, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। हमने देखा कि 2 जो सेशंस रहे हैं बाजार के लिए पिछले, काफ़ी रेंज वाले रहे हैं और 26,200 के ऊपर टिकने में निफ्टी को मुश्किलें हो रही हैं, ये विजिबली दिख रहा है। आपकी राय आज के लिए? वैसे भी आज मैम फिर से हम देखेंगे कि वॉल्यूम थोड़ा लो ही रहने वाला है। क्या कोई इंडेक्स में ट्रेड बन रहा है या फिर इंडेक्स को अवॉइड कर दें, स्टॉक्स पे ही फोकस करें आज भी? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो एक्चुअली यस, निफ्टी ने अटेम्प्ट किया बहुत बार दैट 26,270 को क्रॉस करे, बट रेजिस्टेंस जरूर आता ही है। अभी भी हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी थोड़ी वीकनेस दिखा रही है, बट आई वुड से 26,000 का नियर टर्म सपोर्ट रहेगा। तो अगर इंडेक्स में ट्रेड करना चाहेंगे तो 26,000 के सपोर्ट के आसपास एक बाइंग का मौका रहता है, एंड वेट फॉर निफ्टी टू क्रॉस 26,270। सो एक 200 पॉइंट की एवरेज के, आई मीन रेंज के लिए एक ट्रेड बन सकता है। और उसी अनुसार बैंक निफ्टी ऑल्सो एक स्लगिश है थोड़ा कंपैरेटिवली, बट आई वुड से स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट प्रीवियस डे को हम देखें कि डिफेंस स्टॉक्स है, जैसे कि HAL, BEL, मस्काओ डॉक्स, ये सब में काफी एक स्ट्रेंथ दिख रही है, मोमेंटम भी बना है, तो ये स्टॉक्स में ध्यान दिया जाए। ठीक है, 200 पॉइंट के आसपास की रेंज रह सकती है निफ्टी के लिए, उसमें आपके लिए ट्रेड के मौके बन जाएंगे। वैशाली जी का ये मानना है।
ठीक है, इंडेक्स पे चलिए आगे भी हम व्यू ले लेंगे, लेकिन अब जरा स्टॉक्स पर फोकस करते हैं कि आज मार्केट मान लीजिए अगर डल रहता भी है तो स्टॉक्स में कहां पर आप ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताइए आपकी नज़र कहां पर है बाजार में और क्या खरीदना है। हाय, गुड मॉर्निंग अभिषेक सर आपको, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसा ही कॉल्स हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कि कुछ कॉल क्लाइंटों के पास है, हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, मार्केट सर मुझे लगता है कि आज थोड़ा वॉल्यूम तो कम रहेगा, जैसे कि आप बता भी रहे थे। उस हिसाब से मैं दो कॉल लेके आया हूँ। एक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, अभी 1740 के आसपास का क्लोजिंग आया था। थोड़ा नीचे खरीदना है। अगर थोड़ा इस डीप में मिलता है, थोड़ा 1710 1725 के आसपास बाई करने का सलाह रहेगा। उसके इसमें टारगेट रहेगा 1770 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1830 एंड एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 1670 के आसपास, क्योंकि बहुत टाइम से ये एक नेगेटिव ट्रेंड में था। एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अगर डीप मिलता है आपके लिए अच्छा पोटेंशियल बाइंग जोन हो सकता है। इस पुल बैक में अगेन स्टॉक आपको 1830 तक आते हुए दिखाई देंगे। आज का जो सेकंड स्टॉक रहेगा ट्रेंड लिमिटेड। सो बाइंग जोन रहेगा 4325, इसके ऊपर खरीदना है। 4325 के अगर ऊपर सस्टेन होता है एंड टारगेट रहेगा इस केस में 4440, सेकंड टारगेट रहेगा 4750। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 4025 के आसपास मेंटेन करना है, 4025 के आसपास मेंटेन करना है। और यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था, पुल बैक आ रहा है। और इस बाजार में मुझे लगता है कि थोड़ा सेफ ट्रेड होगा ये दोनों ट्रेड ही, क्योंकि ओवरबॉट पे कुछ स्टॉक्स मैं अभी नहीं खरीद रहा हूँ। मुझे थोड़ा अगर नीचे से पुल बैक मिल रहा है ऐसा स्टॉक ही मैं ढूंढ रहा हूँ। तो दोनों ट्रेड में ही मुझे लगता है कि आपका 7 से 10 दिन का व्यू होना चाहिए। कॉल आपकी तरफ से यहाँ पर आ गई है, जो ध्यान रखिएगा ट्रेंड को लेकर 4450 का और व्यू लेके आप बाइंग कीजिए। ओके। तो ये दो टॉप कॉल दीपक नाइट्राइट और ट्रेंट आपकी तरफ से प्रदीप जी ने रख दिया है। चलिए, एक और स्टॉक है जिस पर आज ज़रूर नज़र रखिएगा, वो है सन फार्मा का। सन फार्मा को लेकर खबर ये आई है कि कंपनी की जो यूनिट है टैरो फार्मा, उस यूनिट को यूएस में एंटी फंगल दवा के रिकॉल के लिए कहा गया है। 17,000 से ज़्यादा यूनिट्स वापसी को लेकर खबर आ रही है और ये जानकारी खुद यूएस एफडीए ने दी है। तो ये कंपनी के लिए एक निगेटिव खबर हो सकती है। और यूएस एफडीए ने कहा है कि जो टैरो फार्मा ने यूएस की यूनिट में उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग की थी वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं थे, इस वजह से ये सारे यूनिट्स को रिकॉल करने का आदेश दिया गया है। वैशाली मैम, क्या राय है सन फार्मा को लेकर? ऐसी खबरों से क्या असर हो सकता है या बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा? आपकी राय क्या है और टेक्निकली कैसा दिख रहा है सन फार्मा? तो फिलहाल जो मैं देख रही हूँ टेक्निकली में कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बट हावेवर मैं कहूँगी 1700 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। तो अगर ये कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं आता है तो 1700 के सपोर्ट के पास ये रुक जाना चाहिए। बट अगर इफ इट इज ब्रेकिंग 1700 लेवल्स तो फिर इस स्टॉक में एक करेक्टिव मूव दिख सकता है, मे बी टुवर्ड्स 1680 या कुछ। 80, यानी यहाँ से करीब करीब 47 रुपये तक की गिरावट आपको लग रही कि हो सकती है। लेकिन आप बताइए मैम, आपको क्या पसंद है? अगर आज ट्रेड किसी को करना है तो आपकी तरफ से टॉप ट्रेड्स क्या हैं? कैश में जेबीएम ऑटो ठीक लग रहा है, बिकॉज हमने देखा टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड और वेडनेसडे को द मूवमेंट वाज आल्सो वेरी गुड। सो एक अच्छा सा रिटर्न दिया है, तो आई वुड से एक थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाए अराउंड 625 के आसपास, तो ये खरीदारी का अच्छा सा मौका मिलेगा और ये अच्छा सा पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है, बिकॉज ये स्टॉक काफी पीक चुका है 570 580 के पास, कंसोलिडेट करके एक अच्छा सा एक बाउंस आया है। सो 625 शुड बी द आइडियल लेवल खरीदारी के मौके के लिए। और आई थिंक प्रोजेक्टेड टारगेट्स जो दिख रहे हैं वो है 670 680। और दूसरा जो मैं बोल रही हूँ वो मुझे मैक्स हेल्थ भी ये लेवल पे टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड 1081 का क्लोज आया था आई थिंक, एंड मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 1060 का स्टॉप लॉस एंड 1130, ये भी एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा 1130 के टारगेट के लिए। केयर और दूसरी जी मैम, एक बार मैक्स हेल्थ और ये दोनों स्टॉक्स के आप अब स्टॉप लॉस बता देंगी क्या?
तो JBM मैं कह रही हूँ कि 625 के आसपास खरीदा जाए और 590 का स्टॉप लॉस रहेगा, 640 का एंड 670 का दो टारगेट्स मुझे लग रहा है पोटेंशियल। सॉरी 640 पे तो क्लोज आया, सो 670 टू 700 का टारगेट दिख रहा है मुझे यहाँ से। इट्स अ पोजिशनल बाय। और दूसरा कि जैसे कि मैंने कहा मैक्स हेल्थ 1060 का स्टॉप लॉस और 1130 का फर्स्ट टारगेट। तो 1130 का टारगेट, 1060 का स्टॉप लॉस, और दूसरा जेबीएम ऑटो 670 से 700 तक के टारगेट है, 590 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। इस बीच हमारे साथ विवेक करवा भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, शुरुआत आपसे करेंगे। मेटल सेक्टर के साथ काफ़ी लाइमलाइट में है, आज भी ये सेक्टर फोकस में रहेगा, क्या राय बन रही है? कॉपर की बात करें, कॉपर से जुड़ी हुई कंपनियां हो, जो सिल्वर के काम काज वाली कंपनियां हो या फिर स्टील वाली काम काज, लगातार ये चल रही है, क्या लग रहा है कहाँ फोकस रखने चाहिए मेटल्स में? ऐसे कौन से स्टॉक्स हो जिन पर जहां अभी भी लग रहा है कि पोटेंशियल है यहां से ऊपर जाने की? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन, अभिषेक और सब पैनलिस्ट को। देखिए, मेटल पे मुझे लगता है कि आपको सिलेक्टिवली इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, और पर्टिकुलरली जो सिल्वर रिलेटेड स्टॉक्स वगैरह है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग, मैं देख रहा था टीवी पे कि हिंदुस्तान जिंक की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर प्ले हो रहा है, पर्टिकुलरली सिल्वर ईवी बैटरीज की तरफ से, और सैमसंग ने जो ऑर्डर वगैरह प्लेस किया है, आई थिंक चाहे उसको स्पेकुलेशन बोल दो या जो भी बोल दो, मतलब पूरे धरती पे जितना सिल्वर है उतना वो कंज्यूम कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है उस प्रोडक्ट में। तो इसके लिए जितने भी ये माइनिंग कंपनीज वगैरह है, वहां पे आपको बाइंग इंटरेस्ट आगे चल के भी देखने को मिलेगा। और जहां तक ओवरऑल मेटल, चाहे वो कॉपर कॉपर अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि बहुत सारी ये आवाजें आ रही है कि क्योंकि सिल्वर और गोल्ड ऊपर बढ़ गया है तो नेक्स्ट मेटल कॉपर होगा। तो सिर्फ उसके कारण नहीं, लेकिन हाँ, जो इंडस्ट्रियल यूसेज है, और जैसे मैंने कहा वर्ल्ड ऑर्डर अगर वापस इन प्लेस आता है, तो आई थिंक ओवरऑल मेटल, स्टील और कॉपर दोनों ही अच्छे करने, एल्यूमिनियम तीनों ही अच्छे करने चाहिए। इनफैक्ट एल्यूमिनियम भी काफी मैं बुलिश हूँ। और इंडिया में काफी सस्ते स्टॉक्स हैं जैसे नाल्को वगैरह, जिसका वैल्यूएशन भी आज के दिन बहुत कंफर्टिंग लेवल्स पे है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मेटल ठीक ठाक करना चाहिए, और जितना भी यूएसए वगैरह प्रेशर आ रहा था ग्लोबल फ्रंट पे, वहां पे आपको ईज आउट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से इकोनॉमीज आई थिंक 2026 में अच्छी करेगी ओवरऑल। और मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट कट वगैरह हो रहा है उसका केपेक्स स्प्रेड होता है, और इंडस्ट्रियल स्पेंडिंग भी आती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेंडिंग आती है, बजट भी आएगा अपने 1 महीने 2 महीने बाद, 1 महीने बचा है इनफैक्ट। तो उसके कारण मेटल में आपको लाइमलाइट देखने को मिलेगा। तो यस, बुलिश रहूंगा मैं। और अगर आप पीएससी मेटल इंडेक्स भी देखो तो जो लास्ट टाइम हाई था करीबन 35,890 लेवल्स, उसके आजू बाजू ही चल रहा है। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से वो 7-8% का आपको अपमूव दिख सकता है इंडेक्स में ही। को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन एक टाटा स्टील के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, और ये खबर ये है कि नेदरलैंड्स में इनके 2 यूनिट के खिलाफ याचिका दायर की गई है। खतरनाक और जहरीले पदार्थ फैलाने का आरोप लगा है, और जो क्लेम किया गया है स्ट्रिचिंग फ्रिस वाइंड की तरफ से जो याचिका आई है उसमें 14,000 करोड़ रुपए के मुआवजे का दावा किया गया है। अब ये मतलब होता यह है कि अब इतना बड़ा ये क्लेम है, आगे चल के हो सकता है कि मामला कंपनी सुलझा जरूर ले, बट अब ये मामला आया तो है। और टाटा स्टील थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से नीचे आके 170 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं। हो सकता है कि थोड़ा पेन आज आपको शेयर में दिखाई दे। वैसे मेटल में अक्रॉस द बोर्ड हम तेजी देख रहे हैं, टाटा स्टील थोड़ा सा ना कम रफ्तार से चल रहा है बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। वैशाली जी, आपका व्यू एक बार टाटा स्टील को लेकर। कोई निवेशक अगर है तो अपना स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखे? I think final stop loss 170 anyways as a make or break level, but final stop loss आप रखिए 168 का, because अगर 168 लेवल्स टूट रहे हैं तो फिर और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। टाटा स्टील को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए अपनी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय को साथ में जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि जो ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आई हैं उनसे क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और आपकी नज़र बाजार में या फिर स्टॉक्स में कहां पर होनी चाहिए। तृप्ति बताइए, कहां फोकस रहेगा आज?
बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सिटी ने यहाँ पर बैंक्स पर अपनी राय रखी है। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को इन्होंने 90 दिन की पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच लिस्ट में रखा है और पिछले 3 महीनों में 30% आउट परफॉर्म के बाद अब फेडरल बैंक में बाय से इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दे दी है। बैंकों में निम्स यहाँ पर अलग अलग रह सकता है। Q4 का जो आउटलुक है वो यहाँ पर अहम रहेगा। साथ ही Q3 की बात करें तो यहाँ पर NII नेट इंटरेस्ट देखिए तो 5% और PPOP 9% सालाना रहने का अनुमान है। साथ ही मुनाफे में भी 4% की सालाना ग्रोथ का ये अनुमान लगा रहा है। तिमाही क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो 3 से 5% रहने का अनुमान है। ये थी सिटी की बैंकों पर राय। आगे बढ़ते हैं, मोतीलाल ओसवाल ने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर अपनी राय रखी है। खरीदारी की राय इन्होंने दी है लेकिन लक्ष्य घटा दिया है। 1494 से घटाकर 1338 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। लॉन्च एक्टिविटी के दम पर ये देख रहे प्री सेल्स में 19% CAGR ग्रोथ का अनुमान है। कंपनी के पास मजबूत रेजिडेंशियल पाइपलाइन है जिससे आगे भी ग्रोथ बनी रहेगी। FY28 तक कलेक्शन 12,300 करोड़ रुपए तक पहुंचने का ये अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही FY25 से 28 में 32% CAGR ग्रोथ का अनुमान ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में है। HDFC सिक्योरिटी ने क्लीन साइंस पर अपनी राय दी है। यहाँ पर रिड्यूस से अपग्रेड करके ऐड की रेटिंग इन्होंने कर दी है। 964 का लक्ष्य दिया है। नए प्रोजेक्ट की कमिश्निंग से रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही 10,000 MTPA जोड़कर 300 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल ये यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले 6 महीनों में जो स्टॉक है वो 40% करेक्ट हुआ है जिसके चलते अब यहाँ से आगे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बेहतर एसेट टर्नओवर से ROE 17.3% से बढ़ाकर 19.1% रहने का अनुमान इन्होंने दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर मिडवेस्ट पर भी अपनी राय रखी है। बाय रेटिंग के साथ यहाँ पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य 2000 का दिया है। कंपनी ब्लैक ग्रेनाइट मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर के तौर पर ये देख रहे हैं। साथ ही मार्केट डिमांड और मजबूत रिसोर्स बेस के चलते ग्रेनाइट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ और स्थिर ग्रोथ की उम्मीद है। क्वार्ट्ज और बीच सेंस में डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर अगला ग्रोथ इंजन कंपनी के लिए बनेगा। साथ ही एडवांस्ड मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स में कंपनी अभी भी आकर्षक प्लेयर बनी हुई है जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य 2000 का रखा है। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया। तो ये रिपोर्ट्स देख के भी लग रहा है ना कि नहीं, FIs छुट्टी पे ही है। अब ये इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, एक सिटी की रिपोर्ट अगर आप छोड़ दे तो बाकी सारे के सारे डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस की ही रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स में कुछ बहुत ज़्यादा ना एक्साइटिंग चीज़ें नहीं लग रही हैं जिस पर राय लेनी चाहिए। आगे पूछेंगे कि एक बार ये मिडवेस्ट पर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन पहले कुछ और ज़रा शेयरों पर फोकस कर लेते हैं जिनमें हम देखते हैं कि निवेशक या ट्रेडर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आज से हम देख रहे हैं कि किराए भी बढ़ रहे हैं। रेलवे के अधिसूचना तो पहले ही आ गई थी इसका कि कितना बढ़ेगा। 215 किलोमीटर से ज़्यादा की जो यात्रा है उसके लिए किराए बढ़ रहे हैं। मेल और एक्सप्रेस के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ रहा है और स्लीपर और फर्स्ट AC की बात करें तो 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। IRCTC के लिए ये निश्चित तौर पर पॉजिटिव है। हालांकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि IRCTC रेंज में है। विवेक जी, आपकी राय IRCTC को लेकर? बाकी हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रा रिलेटेड जो बाकी कंपनीज हैं रेलवे की, वहां पर तो एक्साइटमेंट बिल्ड हो रहा है बजट से पहले, बट IRCTC एक तरह से सो रहा है। अपनी नींद से कब जगेगा सर ये? तो अभिषेक देखिए, IRCTC ये रेलवेज का ड्रीम फोक्स है। अब ड्रीम फोक्स में आपको क्या हुआ था दिखा था, मैं वैसा होगा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि IRCTC के पास मोनोपोली है जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और कोई कंपनी अंदर आना लगभग इम्पॉसिबल के नेक्स्ट है। आगे चल के अगर सरकार वगैरह मतलब इसको अगर ओपन अप करती है तो दिक्कतें आ सकती है, लेकिन जिस हिसाब से ये वैल्यूएशन एक जमाने में गया था उसके बाद करेक्शन आके मुझे लगता है कि ये काफी फेयर वैल्यू पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई इतना बड़ा एक्साइटमेंट नहीं है कि मैं इमीडिएटली इसको जाके लूं। और जितनी भी आपकी आज कैपेसिटीज है, चाहे वो ट्रेन की ले लो या फिर ये जो फूड फूड सर्विसेज में लोग काम कर रहे हैं कैटरिंग में, तो आई थिंक ये लोग ऑलरेडी फुल्ली सोल्ड आउट या फिर ऑक्यूपाइड या फिर फुल्ली 100% ऑपरेशंस पे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे और कि आप बिजनेस यहाँ से लगातार इमीडिएटली मल्टीफोल्ड बढ़े वैसा कुछ भी नहीं दिखता है। तो आई थिंक एक रेंज में ही रहेगा और इसको मतलब कुंभकर्ण है ये, इसको उठाने में बहुत टाइम लगेगा। IRCTC आपको लग रहा है कि अभी रेंज में ही रहेगा। एक और स्टॉक है जिसको लेकर आज खबर ये है, अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर कि सीमेंट क्षमता में
कंपनी ने कुल 1.8 मीट्रिक टन पर एनम की बढ़ोतरी की है और कुल उनकी जो क्षमता है वो भी आगे चलकर काफ़ी बढ़ने वाली है। तो ये पूरा रैंप अप का प्लान चल रहा है और हम देख भी रहे कि कंसोलिडेशन ही पूरे सीमेंट सेक्टर में चल रहा है। एक तरफ वन सीमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है अदानी ग्रुप को, दूसरी तरफ से अल्ट्राटेक सीमेंट लगातार ये भी एक्विजिशंस और अपने क्षमता विस्तार के जरिए लगातार अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रदीप जी, क्या राय है अल्ट्राटेक सीमेंट? अगर सीमेंट स्पेस से कोई और पसंद हो तो वो भी बता सकते हैं। अब देखिए, डेफिनेटली अल्ट्राटेक सीमेंट लीडर है, बने रहना चाहिए इस अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ। और जिस तरीके का आप देखेंगे, लास्ट प्रॉफिट भी पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के ऊपर, मार्केट कैप भी 3,46,000 करोड़ के ऊपर है। और एक ट्रेंड चल रहा है ऑलमोस्ट जुलाई 22 से लगातार कंटिन्यूअसली हायर हाई जो एक अप ट्रेंड में फॉर्मेशंस बिल्ड हुआ है, ये मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। अभी एक अच्छा वैल्यूएशंस के आसपास भी है, ऑलमोस्ट 11,760 के आसपास है। मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। इस केस में टारगेट आपको ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइम में 12,500 एंड अबव ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। इस केस में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, ऑलमोस्ट 11,150 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, ऑल टाइम हाई ऑन द वे। वापस से यहाँ पर नया रिकॉर्ड बन सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो ये बने रहने की सलाह है। एक और स्टॉक है SJVN, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव खबर कंपनी को लेकर आ रही है और खबर यह है कि 1000 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया है। हालांकि पिछले एक साल में कंपनी एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही रही है, 30% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दिखी है, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से यहाँ पर एक तेज़ी, एक रिकवरी लौटी है। कि वैशाली मैम बताइए, आप SJVN को लेकर क्या राय है? ये जो मोमेंटम वापस से दिख रहा है थोड़े बहुत, क्या ये तेजी और एक्सटेंड होगी क्या? तो जिस तरह से ये स्टॉक रिवर्सल दिख रहा है, बिकॉज काफी पीट चुका है ये स्टॉक। रीसेंट हाई भी जो अगर 100 रुपीज से जो फॉल आया है वन वे, एंड इट्स इन डीप ओवरसोल्ड से बाहर अटेम्प्ट कर रहा है। तो मैं फिलहाल एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगी। यहाँ पे 70 का सपोर्ट रहना चाहिए, नियर टर्म टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा 80, और 80 को क्रॉस करता है तो ये 95 तक। सो मेन हर्डल इज 95। अगर ये क्रॉस करता है तो देन आई थिंक इसमें दोबारा स्ट्रेंथ दिख सकती है। तो फिलहाल एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के नजरिए से देखना चाहिए। 70 के स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 80 और उसके बाद 95। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 80 और उसके बाद 95 के लेवल हम SJVN के शेयर में देख सकते हैं। चलिए, ये राय है। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्या हिंदुस्तान जिंक में जितने भी टारगेट्स थे बुलिश कॉल में, बेस केस में, क्या वो सारे अचीव हो गए हैं या फिर अभी आप ऊपर के टारगेट बता रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में? क्योंकि चांदी तो रुक नहीं रही है, $75 के ऊपर निकल गई चांदी इंटरनेशनल मार्केट में। अब देखिए, जिस तरीके का सिल्वर का प्राइस रहा है एंड हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव हुआ है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड रखना चाहिए कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ वीकली चार्ट में 697 700 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी भी लॉन्ग करके जाना चाहिए, होल्ड कीजिए, बने रहिए। 624-25 के आसपास का क्लोजिंग आया था, आपको इजीली 675 680 के आसपास तो देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा। और 2026 नेक्स्ट ईयर भी मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक को आपको आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 750-800 तक जाने के लिए पोटेंशियल है इसमें, अगर आप मिनिमम 4 से 5 महीना 6 महीना वेट करके जाते हो। इसमें बाकी सर प्रॉब्लम है ये शॉर्ट टर्म में इतना चला है, फ्रेश बाय करने का सलाह करंट जोन से नहीं रहेगा। अगर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आता है, एक डीप मिलता है, उस डीप में आप खरीदिए तो आपके लिए एक रिस्क रेशियो फेवरेबल रह सकता है। उसके इसमें एक स्टॉप लॉस आपको 575 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, 575 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन यहां से भी अभी 680 रुपए तक ही जाता हुआ दिख रहा है। और हिंदुस्तान जिंक हो गया या फिर हिंदुस्तान कॉपर, दोनों शेयरों में हमने देखिए कि एक तरह से आग लगी हुई है। और दोनों कंपनीज के लिए हम कह सकते हैं कि जो सिल्वर है एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन ये तो सिल्वर वाली बात होगी, लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो मुथूट हो या फिर मणप्पुरम हो। मणप्पुरम में तो फिर ये बेन कैपिटल वाली खबर भी है, तो हमने देखा कि ये शेयर ज्यादा गर्म था बुधवार के सत्र में और वादा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था। विवेक जी, आपकी राय मुथूट मणप्पुरम को लेकर और गोल्ड को लेकर भी अगर आपकी स्टडी है तो वो भी शेयर कीजिएगा, कहां तक जाएगा ये भाव? देखिए, जब तक वापस जो वॉर वगैरह चल रहे हैं वो खत्म नहीं हो जाए,
और जब तक सेंट्रल बैंक्स बाइंग बंद नहीं कर दे गोल्ड का, तब तक गोल्ड आपको स्टेबिलिटी दिखाते हुए मिलेगा। और सबसे बड़ी अभिषेक दिक्कत की बात यह है कि आप गोल्ड में बड़े करेक्शंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स डॉलर के बदले रिजर्व्स के रूप में गोल्ड को खरीदा है, वो ये नहीं है कि इमीडिएटली आके बाजार में बेचने वाले, अनलेस एंड अदरवाइज जो भारत के एक टाइम पे सिचुएशन आई थी कि गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा, वैसा सिचुएशन आई थिंक कोई भी देश के साथ आज नहीं है दुनिया में। और यूएस भी ये नहीं चाहेगा कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए, क्योंकि उनका जो डेट है आई थिंक वो कभी ना कभी अगेंस्ट गोल्ड रिजर्व्स उसको सेट ऑफ करेंगे, या फिर कोई ना कोई वही तरकीब लगाएंगे ताकि यूएस का डेट घटते हुए दिखे। तो गोल्ड नीचे तो आने से रहा, और ऊपर इमीडिएटली जाएगा क्या? अगर सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अगर कंटिन्यूस रहती तो हो सकता है जाए, लेकिन फिलहाल कैचअप रैली आपका सिल्वर गिरते हुए दिख रहा है। अब रहा गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स, देखिए डेफिनेटली वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसके लिए आरबीआई ने 2-3 दिन पहले ही लोन टू वैल्यू वो रेशियो भी घटाया है सारे गोल्ड लेंडिंग बैंक्स और एनबीएफसी तीनों सेगमेंट्स के लिए। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे मतलब एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हैं, क्योंकि जितने भी गोल्ड लोन्स दिए हैं उसका प्राइसेस तो बढ़ गया है, तो एमटीएम में कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब दाम बढ़ जाते हैं तो आपको एनपीएस नहीं देखने को मिलता है, लोग पक्का आके गोल्ड वापस रिलीज करवाते हैं पैसा भर के। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, अच्छा खासा सिचुएशन है इन कंपनीज के लिए, अनलेस अदरवाइज गोल्ड नीचे आए। तो चाहे वो बैंक्स हो, चाहे मनप्पुरम टाइप्स ऑफ कंपनीज हो, या फिर एनबीएफसी हो, जो भी गोल्ड लोन्स दे रही है, वहां पे आपको पॉजिटिव, एटलीस्ट उस बुक में पर्टिकुलर उस सेगमेंट में आपको पॉजिटिव रैली ही देखने को मिलता है। या फिर चाहे वो ज्वेलरी कंपनियां हो, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां हो, उनके लिए माहौल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गोल्ड जिन क्रेडिबल हैंड्स में है, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स हो, हेज फंड्स हो, या फिर दुनिया की बड़ी कंट्री के जो रिजर्व है उनमें गोल्ड सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूएस के पास है। यूएस कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाम गिरे, क्योंकि इतने जिस तरह के डेट लेवल पहुँच चुके हैं उनके लिए एक सपोर्ट तो यही है। और एक प्योर बिजनेस माइंडेड है ट्रम्प, और हो सकता है उनकी मंशा हो कि गोल्ड की कीमतों को ऊपर लेकर जाएं। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहां पर आज एक्शन दिख सकता है। खबरें काफ़ी हैं आज भी। एनबीसीसी को लेकर एक पॉजिटिव खबर आई है कि दुबई में कंपनी ने 14,776 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदी है, और इनकी अब एंट्री हो चुकी है दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में। साथ ही मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ भी इन्होंने करार किया है कंसल्टेंट के तौर पर काम करने के लिए। ये करार मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ किया है एनबीसीसी ने। वैशाली मैम, एनबीसीसी को लेकर आपकी राय क्या है? एनबीसीसी लास्ट वीक से हम देख रहे हैं थोड़ी मोमेंटम जरूर दिखा रहा है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज 120 क्रॉस करना आवश्यक है। कई बार हमने देखा 119, 120 के ऊपर रेजिस्टेंस आता है, दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। सो एक बार अगर डिसाइसिव क्लोज आता है 120 के ऊपर, तो इसमें और भी स्ट्रेंथ दिख सकती है टुवर्ड्स 134। तो ये राय है एनबीसीसी को लेकर। कोफोर्ज में आज वापस से खबर है, जिस खबर की वजह से कोफोर्ज टूट रहा था। बोर्ड आज फंड जुटाने पर विचार करेगा, और आज कल हमने पिछले सत्र में हमने बुधवार को देखा था 2.5%, उससे पहले भी 4-5% की गिरावट कोफोर्ज में। प्रदीप भी, अब बाइंग लौटनी चाहिए क्या लग रहा है कि अभी रुकना चाहिए, वो बोर्ड की बैठक के फैसले आने दे, उसके बाद यहाँ पर कुछ खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए? देखिए सर, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है, और ये जो नीचे आया है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी 1737 के आसपास है जो सपोर्ट है। ऑलमोस्ट सपोर्ट अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि बाइंग करना चाहिए 1680 से लेके 1650। एक स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा। मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव है। ये आपके नीचे आ रहा है, आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी भी चार्ट वीकनेस है और आज फ्राइडे है। सो मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा अवॉइड आप करिए, और एक हफ्ता आप देखिए, नीचे आता है तो बाय ऑन डिप करके जाइए। ठीक है, कोफोर्ज में बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है आपके लिए। कोल इंडिया पर राय लेते हैं, सी लीटर वाले एक और शेयर पर, और राय विवेक जी आपसे चाहिए। अब ये 2 सब्सिडरीज को लिस्ट कराने की खबर आ गई है, और 400 रुपए के ऊपर आ गया है कोल इंडिया का शेयर। हल्की फुल्की बाइंग आई है, हालांकि अगर आप मतलब बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इंडेक्स को तो इसने अंडर परफॉर्म ही किया है। क्या व्यू होगा आपका? आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक में हम और वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखेंगे इन्वेस्टर्स के लिए?
देखिए अभिषेक, एक्चुअली जो क्वालिटी ऑफ कोल है भारत में उसका वो थोड़ी इंफीरियर ग्रेड की है। इसके लिए हमको काफी कोल आज भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके कारण ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया अब तक। लेकिन ये कहूंगा कि इस वैल्यूएशन पे ये सोया हुआ हाथी है। अब कब कब ये उठे, अब वैल्यू अनलॉकिंग के कारण ये उठ सकता है, या फिर आगे चल के जब एफआईआई या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इसमें इंटरेस्ट देखने को मिले तब ये होगा। ये कभी ना कभी होगा। तो एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आई थिंक सरकारी कंपनी है, एकदम चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप ऑफ कंपनी है ये। आई थिंक डेफिनेटली आपको रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हाँ, इमीडिएटली कब जाएगा, ये कई सालों से लिस्ट होने के बाद नहीं मूव हुआ है। तो अगले 1 महीने में होगा, 1 साल में होगा, 10 साल में होगा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, जो वैल्यूएशन कंफर्टिंग है, इतना वैल्यूएशन कम में आपको नहीं मिलने वाला है। तो जब भी इसमें रैली आपको देखने को मिले या फिर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले फ्यूचर में, तब इसमें आपको एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर ले लेते हो तो उसमें अटक के अपॉर्चुनिटी लॉस काफी आपको झेलना पड़ सकता है और टाइम फैक्टर ज्यादा लग सकता है। तो सब कुछ पॉजिटिव हूं मैं इसमें, लेकिन बस यही है कि कब चलेगा ये मुझे भी नहीं मालूम। बातें अगर आप मान लीजिए करेंगे, मतलब तो इन्वेस्टर्स को तो आपने एक तरह से यही कह दिया कि नहीं लेना नहीं है। अब ये इतना पेशेंस किसके पास है कि कल चलेगा, साल भर बाद चलेगा, 10 साल बाद चलेगा? आप बताइए कि अगर आप निवेशक होते, अगर आपको डिसीजन लेना होता, आप क्या कोल इंडिया खरीदेंगे? ऐसे बताइए सर आप। मैंने तो सब नहीं लिया कुछ है, मैं ठीक है भी कहने वेट से कर रहा काम हूँ। नहीं चलेगा। वो यही होता है ना अभिषेक, कई बार कि कंपनी, अभी आप आईटीसी का एग्जांपल ले लो, लोगों ने 10 साल होल्ड किया ना उसको, और उसके बाद में वो चला। अब सबने 10 साल होल्ड किएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन स्टॉक आपको 10 साल तक लगभग लगभग उसी रेंज में देखने को मिला। अब एक रैली आई उसके बाद में, अब वापस आईटीसी उसी रेंज में है, मतलब एक ही रेंज में अटका हुआ पड़ा है। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करने का। और आपको अगर सिर्फ डिविडेंड से आपको खुशी हो रही है तो इसको होल्ड कीजिए। नहीं तो आई थिंक आप लोग जब जब भी ये दौड़ने को चालू होगा या फिर दौड़ना चालू करता है, टेक्निकल ब्रेकआउट्स आता है, तो आप लोग अपडेट कर ही दोगे, उस टाइम आपको घुसना चाहिए। तो जो गाड़ी खड़ी है उसमें क्यों, चलती हुई गाड़ी में चढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलिए आपकी राय से ठीक है, हम इत्तेफाक रखते हैं विवेक जी। लेकिन क्या है ना कि अब वो जमाने गए जब लोग सिर्फ डिविडेंड देख के खुश हो जाते थे, और वो नए टाइप के निवेशक बाजार में आ गए हैं जिनके पास है पेशेंस की कमी, उनको फटाफट रिटर्न चाहिए। और ये सरकारी जो कंपनीज है ना इस टाइप की, कोल इंडिया, मुझे तो याद है इसकी लिस्टिंग अच्छी तरह से याद है, इसके आईपीओ के प्राइस भी याद है। ये शेयर चला ही नहीं, ये इसकी दिक्कत ये रही। अब ठीक है, थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, देखते हैं कितना सस्टेन करता है। अदरवाइज तो मतलब निवेशक हैं तो आपके पास बाजार में मतलब इतनी सारी कंपनीज हैं, बेहतर विकल्प और इसके लिए इसके मुकाबले ज़्यादा मिल जाएंगे। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं, वैशाली पारेख हैं, विवेक कारवा हैं। आगे भी अभी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिस पर चर्चा करना बाकी है। ब्रेक के बाद हम हेडलाइंस के साथ करेंगे मार्केट्स लाइव की शुरुआत, आप मिल जाएगा। लाइव में मैं हूं विश्वमोहन, हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी नोएडा स्टूडियो से मौजूद है। साथ ही हमारे 3 मेहमान प्रदीप हल्दर जी, वैशाली पारेख जी और विवेक करवा जी, तीनों मौजूद हैं। चलिए बाजार को अगर आज देखें तो आज क्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये एशियाई बाजार को देखें तो थिन वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। निक्की में हालांकि ज़रूर तेज़ी है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर हल्की नरमी के ही संकेत दे रहा है। लेकिन ऐसे में आपको कहाँ पर फोकस करना है, हम उन सारे एक एक करके उस सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और आगे उसी चर्चा को बढ़ाते हैं। और एक और स्टॉक है जिस पर आज आप नज़र रखिएगा, वो है LT फूड्स का। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर ये है कि रायचूर कर्नाटक में नई राइस फैक्ट्री कंपनी ने शुरू की है। सालाना कैपेसिटी 30,000 मीट्रिक टन का है और कैपेक्स यहाँ पर 6 करोड़ के आसपास के रहने की अनुमान है। LT फूड्स को लेकर प्रदीप जी बताइए क्या राय है।
डेफिनेटली विश्वमोहन जी, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट एक चार्ट में अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है 385 380 के जोन पे, उसके बाद पुल बैक दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इस पुल बैक में कंटिन्यू होना चाहिए और आगे भी, और 435 440 जाने के लिए रेडी हो रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक अच्छा खासा फेयर वैल्यूएशंस पे भी है, बाइंग जोन भी है, तो मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से भी बाइंग करके जा सकते हो। इस केस में स्टॉप लॉस आपको 385 के आसपास मेंटेन कीजिए, बने रहिए, आपको 430 450 प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। 450 तक, यहाँ से 50 रुपए तक भी बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिख रही है आपको। एक और खबर है जिस पर आज आपको नज़र रखनी चाहिए, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर खबर आ रही है। पॉजिटिव खबर है कि हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की तरफ से उनको एक पीएलआई मिली है, जिसकी जो रकम है वो करीब करीब 367 करोड़ के आसपास की है। विवेक जी, आपसे राय लेंगे ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। धीरे धीरे रिकवरी तो कुछ लौटी है, क्या इन्वेस्टर्स को यहाँ पर एंट्री की सलाह आप देंगे या दूर रहने की सलाह है? देखिए, दूर मत रहो, लेकिन मतलब आप स्टेज में बैठ के, स्टेज में क्या, स्टेडियम में बैठ के आप देखते रहो, खाली लुक एट द स्टॉक। क्योंकि क्या होगा विश्वमोहन, बहुत ही कहना मुश्किल है। करीबन 32-31 रुपए गया था, वहां से अब 38 करीबन चल रहा है, ये प्री ओपनिंग दिखा रहा है। लेकिन पीएलआई ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट शेयर आप अगर कंपनी का आज देखो तो मात्र 7% पे आके रुका हुआ है, जो लास्ट डेटा मैंने देखा था। तो 7% मार्केट शेयर में, और जो नई कंपनी अभी ईवी में घुस रही है, हीरो मोटोकॉर्प वगैरह, आप देखो उनका मार्केट शेयर ऑलरेडी डबल डिजिट चला गया। तो धंधा ही जब इतना मंदा चल रहा है, तो आप पीएलआई लेके करोगे क्या, और पीएलआई पूरा क्लेम कर पाओगे क्या, ये भी मुझे डाउट है। तो आई थिंक स्टे अवे। यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे टू व्हीलर अच्छी कंपनीज है जो ईवी में आज के दिन घुस चुकी है, उन पे नजर रखिए, इससे थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेटर है। बिल्कुल, आपकी राय से बिल्कुल सहमत विवेक जी। और कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर, वो दो ही चीज़ों से चलेगा, एक तो सही भाव हो और धंधा सही चल रहा हो। अब ये मतलब एक समय पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सारा जोड़ दें, लिस्टेड अनलिस्टेड, तो लगभग 50% का मार्केट शेयर था, वो घट के आ गया है 7%। और 5वें नंबर की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक अब तो मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इससे दूर रहने की सलाह देता हूँ। भले इस शेयर भाव में लोअर लेवल से बाइंग आ रही हो, लेकिन इससे आप दूर रहिए। एमसीएक्स पर चांदी में करीब 8,200 रुपए की तेजी, 2,31,807, एक झटके में 8,000। ये प्राइस तो सही देख रहा ही हूं मैं। नए रिकॉर्ड बन गए हैं सिल्वर के, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से हमने उछाल देखा कि 70 से बढ़ के भाव फटाफट 75 के ऊपर निकल गए, 75 के ऊपर निकले, तो ऐसे थोड़े संकेत तो मिले थे कि नहीं यहां पर भी एक्साइटमेंट बिल्ड होगी। और ये देखिए गजब की तेजी। और सिल्वर अगर आप इतना ऊपर देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आज फिर से आप हिंदुस्तान जिंक में, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयरों में आप मजबूती निश्चित तौर पर देखेंगे। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, शिवांगी साड़ा हैं। उनसे पहले व्यू ले लेते हैं उनके स्टॉक्स को लेकर, फिर सिल्वर की बात थोड़े विस्तार से करेंगे विश्वमोहन से। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके स्टॉक्स आज के लिए कौन से हैं, कहां पर बुलिश हैं आप? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि बाजार में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है एक लास्ट के एक हफ्ते में, और हम जो क्लोज कर रहे हैं लाइफ हाई के टेरिटरी पे वो काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसे में मेटल काउंटर्स में काफ़ी एक अच्छा एक्शन है और उसका रब ऑफ कुछ सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। मेरा पसंदीदा काउंटर यहाँ पे आज सबसे पहला रहेगा मनप्पुरम। यहाँ पे हमने देखा है कि एक्सेलेंट प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिली है और लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकलते हुए नजर आया है। मंथली बेसिस पे भी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन कर रहा है, और जिस तरह से हमने हायर बेस पे क्लोजिंग की है, ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और स्ट्रेंथ है। 325 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे, 310 के एक स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 310 के स्टॉप, लेकिन शिवांगी ये तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी ऊपर खुल रहा है। 327 के तो भाव इसके दिख ही रहे हैं। क्या टारगेट आप और रिवाइज करेंगी? जी बिल्कुल, गैप अप के बाद टारगेट हम रिवाइज कर लेंगे। 340 तक के टारगेट्स हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली ट्रेल भी करेंगे स्टॉप लॉस को 320 के आसपास। पर ये गैप अप के बाद लेवल्स वापस रिविजिट कर सकते हैं हम।
नहीं, डेफिनेटली वो गैप अप दिख भी रहा है प्री ओपन के प्राइसेस में, और इसी भाव के आसपास मुझे लगता है कि सेटल भी हो जाएगा। और 340 के अब टारगेट के लिए आप मणप्पुरम को खरीदिए, 320 रुपए के आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, ये बेहतर है। विश्वमोहन, क्या हो रहा है ये चांदी में? अब ठीक है, इंडस्ट्रियल डिमांड आ रही है, सप्लाई थोड़ी सी टाइट है, लेकिन ऐसी तेजी 8,000 रुपए एक दिन में चल रहा है सिल्वर, हो क्या रहा है ये? एक गजब की तेजी अभिषेक चल रही है, और कहना बहुत मुश्किल है कि इसके बाद गिरावट कितनी तेज आएगी, क्योंकि कभी भी किसी भी सिक्योरिटीज में जितनी तेजी से बढ़ता है और गिरावट भी उतनी तेज होती है। गोल्ड को लेकर जैसा विवेक जी कह रहे थे, गोल्ड के फंडामेंटल्स अलग कहानी कह रहे हैं, लेकिन चांदी को लेकर चिंता तो है, और चांदी को लेकर अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे तो कॉमेक्स और शंघाई दोनों का जो प्रीमियम है वो $6 तक बढ़ गया है। आमतौर पे $1 से कम का प्रीमियम हुआ करता था। दोनों में जो फ़र्क है, जो आर्बिट्राज है, $6 के ऊपर ज़्यादा है। ऐसे में ग्लोबल आर्बिट्राज सिस्टम पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। और एक और खबर ये आ रही थी, चीन का एक इकलौता ये है जो सिल्वर फंड है, वो एक ही दिन में 10% टूट गया, या और वहाँ पर पहले 3 दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा था, और उसके बाद एक ही दिन में 10% की गिरावट आई। तो अगर इस तरह की तेजी आ रही है, फंडामेंटल अपनी जगह है कि डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड अचानक से एक दिन में तो बढ़ी नहीं है, और काफ़ी समय से चांदी नहीं चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह की तेजी दिख रही है, 160% तक की तेजी तो पिछले रनअप तक के में ही कैलकुलेशन में घरेलू बाजार में दाम बढ़ चुके हैं। आज देखिए एक दिन में 8%, 3.5% से ज़्यादा तेज है। तो चिंता की बात है कि जितना ज़्यादा और जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है निवेशकों को। अगर आपको खरीदना है, फोमो की फीलिंग आ रही कि मैं मिस कर गया हूं, तो धीरे धीरे खरीदे, गिरावट पर वेट कर ले। चांदी दोनों तरफ के मौके आपको देती है, एंट्री के और एग्जिट में, ऊपर में भी मौके देगी, आपको हमेशा मौके मिलेगी, और बहुत नीचे नीचे का भी मौका मिलता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पार्टी में नई पार्टिसिपेट कर पाया। तो यहाँ पे अलर्ट रहे और इस तेजी में अचानक से ना कूदे। हो सकता है कि भाव यहाँ से 10% और बढ़ जाए, लेकिन आपके पास 40%, 50% नीचे का भी तो रिस्क रहेगा। तो रिवॉर्ड देख ले, रिवॉर्ड कितना लेना है और रिस्क कितना लेना है, उसके बाद ही चांदी में आपको एंट्री करनी चाहिए। विवेक जी से एक राय लेते चांदी पे। विवेक जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से गोल्ड के फंडामेंटल्स में, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि यूएस में डेट कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है उनके पास और प्योर बिजनेस माइंडेड है वो ट्रंप। ऐसे में गोल्ड के तो फंडामेंटल्स मुझे अभी भी मजबूत लग रहे हैं, लेकिन चांदी क्या लग रहा है? चांदी में जिस तरह की जितनी तेजी से चांदी बढ़ी है, 1,50,000 के पास तो पता ही नहीं चला कि 2,32,000 कब हो गई। क्या लग रहा है सर, चांदी में क्या होने वाला है? तो विश्वमोहन, पहले तो आपने जो कहा कि बहुत बिजनेस माइंडेड है, तो मैं ये डिस्क्लोजर दे देना चाहता हूँ कि चाहे लोग कितना भी कोसो डोनाल्ड ट्रंप को, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ पिछले 15 साल से। करीबन मैं जब कॉलेज सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था, तब उनकी एक बुक पढ़ी थी कि थिंक बिग। आई थिंक व्यूअर्स को, अपने बच्चों को, अब इस उम्र के लिए मतलब पढ़ना कोई फायदे की बात नहीं है, लेकिन जो आपके बच्चे हैं कॉलेजेस में, उनको थिंक बिग करके डोनाल्ड ट्रंप के, एक बिल जैंकर एंड डोनाल्ड ट्रंप की एक बुक है, वो आप पक्का पढ़ाइए। जो आदमी 2-3 बार बैंकरप्ट होके वापस बिलियनर बन जाए, तो आप सोच सकते हो कि वो किस हद तक वो सोच सकता है। तो यूएस का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेट, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम है कि उसको कैसे सॉल्व आउट करना चाहिए। अब चांदी की रही बात, जैसे मैंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल यूसेज है वहां पे जो भी कैलकुलेशन है, ऐसे दिख रहा है कि जितना भी चांदी धरती पे है वो सारा का सारा वहां पे यूज हो सकता है। देखिए, बहुत ही ज्यादा भूल के सिनेरियो है, तो इसके कारण चांदी लगातार दौड़ रहा है। और रही आज का मूवमेंट की बात, जो कॉमेक्स में चांदी है वो करीबन 4% ऊपर ट्रेड कर रही थी, तो जाहिर है कि M6 में भी इतना ही खुलना था। तो यस, रिस्क डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत भयंकर आ सकती है इधर। तो यहाँ इन दामों में मतलब अग्रेसिवली बाइंग करो, ये जितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग दिख रहा हो, हिम्मत नहीं होती है। सीधी सी बात है, मैं बहुत मतलब सही तरीके से बोल रहा हूँ ये कि यहाँ पे लेने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि ये करीबन 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक टच कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप अगर लेते हो इसको, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही लोगे। वो टेक्निकल चार्टिस्ट आपको हेल्प कर देंगे कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन हाँ, बुलिश ट्रेंड है, स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए,
नहीं तो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है, लेकिन आप यहाँ पे सतर्क रहे, बिना स्टॉप लॉस के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड ना करें, ये सलाह आपको दी गई है विवेक जी की तरफ से। चलिए अपने सहयोगी रविंद्र को जोड़ते हैं। 9 के 9 रत्न जानने का समय हो गया है, जानते हैं फोकस वाले वो 9 स्टॉक्स। रविंद्र बताइए। जी बिल्कुल, आज टाटा स्टील जो है फोकस में रह सकता है। यहाँ पर स्ट्रीच फिर से विंड ने यूरो 1.4 बिलियन का कंपेंसेशन मांगते हुए नेदरलैंड में टाटा स्टील की 2 आर्म्स के अगेंस्ट एक पेटिशन फाइल की है, जहाँ पर पेटिशन जो है टाटा स्टील नेदरलैंड वीबी और टाटा स्टील इमेडिन बीवी के खिलाफ जो है ये इन्होंने फाइल की है, जिसके चलते टाटा स्टील आज फोकस में रह सकता है। टाइटन भी आज एक्शन में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने बियॉन्ड ब्रांड लॉन्च कर जो है कंपनी ने लॉन्च करने वाली है, और ये ब्रांड मुंबई में जो है 29 दिसंबर 2025 को एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर कंपनी ओपन करेगी। ब्रांड का फोकस रहेगा वॉचेस, परफ्यूम, साड़ीज एंड हैंडबैग से आगे लाइफस्टाइल कैटेगरी पर फोकस रहेगा, और लैब ग्रोन डायमंड्स की क्यूरेटेड रेंज भी ऑफर किए जाएंगे। सो इसके चलते टाइटन भी आज फोकस में रह सकता है। सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर विन के चलते इसमें भी आज फोकस रह सकता है। यहाँ पर कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो है 1000 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप्स का एडिशनल ऑर्डर मिला है, जिसका वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ का है, और इसके साथ टोटल ऑर्डर बुक जो है 1815 पंप्स के साथ जो है ऑर्डर बुक आ जाती है, जिसकी वैल्यू जो है मोर देन 30 करोड़ की है। ऑर्डर विन के चलते और एक स्टॉक आज फोकस में आ सकता है विक्रांत इंजीनियरिंग, जहाँ पर यहाँ पर वेनेसडे को भी ये स्टॉक जो है काफ़ी एक्शन में था मेजर ऑर्डर विन के चलते, जिसमें इंट्राडे बेसिस पे इस स्टॉक्स में वेनेसडे को 12 से 13% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी, और आज भी इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से जो है 459 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर उत्तर प्रदेश में 400 मेगावाट एसी सोलर प्रोजेक्ट के बैलेंस ऑफ सिस्टम वर्क्स के लिए मिला है, जिसके चलते इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 5 से 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी में भी जो है आज एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के फेयर जो है 2 पैसे पर किलोमीटर जो है यहाँ पर रेलवे ने हाइक किए थे, और स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी के जो फेयर्स है उसमें भी जो है 1 पैसे पर किलोमीटर इंक्रीज है, और ये जो रिवाइज फेयर प्राइस है वो आज से इफेक्टिव होंगे। स्ट्राइड फार्मा की बात करें तो कंपनी को यहाँ पर यूएसए फैसिलिटी पर यूएस एफडीए का जीएमपी इंस्पेक्शन कंक्लूड हुआ है, और इस इंस्पेक्शन में यूएस एफडीए ने फॉर्म 483 इशू किया है कंपनी को 4 ऑब्जर्वेशन के साथ। हिंदुस्तान जिंक आज फिर से एक्शन में रह सकता है। सिल्वर यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर आज सिल्वर जो है अपने जो है 75 डॉलर का जो मार्क है उसके ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था, और सिल्वर में आज जो है 4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी सिक्योरिटी ने यहाँ पर स्टॉक को जो अपग्रेड किया है रेड्यूस रेटिंग से एड रेटिंग पर, और टारगेट प्राइस जो है 964 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि न्यू प्रोजेक्ट कमीशन से जो है रेवेन्यू विजिबिलिटी इंप्रूव होगी कंपनी को, और प्रोजेक्ट से 10,000 MTPA एडिशन और अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन जो है रुपीस रेवेन्यू पोटेंशियल एस्टिमेट जो है कंपनी के लिए, जिसके चलते इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करेंगे मिड वेस्ट आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर मोतीलाल ने अपनी रिपोर्ट निकाली मिड वेस्ट पर, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो है 2000 का रखा है, जिसके चलते मिड वेस्ट में भी जो है आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। तो आज देखिए कि पार्टिसिपेशन कम है, और वो प्री ओपन से भी साफ दिख रहा है कि जो अच्छी खबरें हैं अभी ना उसको लेकर कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट हम स्टॉक्स में बिल्ड होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 60 अंक नीचे जो गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाई दे रहा था वो 20 अंक नीचे ही सेटल हुआ है। निफ्टी जो नीचे खुलने के संकेत आ रहा है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो शुरुआत करीब 90 अंक नीचे हो सकती है। शिवांगी जी, एक क्विक व्यू आपसे चाहिए इंडेक्स पर। 26,100 के आसपास निफ्टी खुलेगा और 59,100 के आसपास निफ्टी बैंक खुलेगा। क्या एक बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए इंडेक्स में, निफ्टी या निफ्टी बैंक में? निफ्टी में 100-150 पॉइंट के लिए, निफ्टी बैंक में 250-300 पॉइंट के लिए। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि बाजार में सपोर्ट बेस बाइंग काफी स्ट्रांग है। हालांकि हम थोड़े कंसोलिडेट जरूर कर रहे हैं हायर बेस पे, बट अच्छी बात यह है कि काफी क्विक बाइंग देखने को मिल रही है लोअर जोन से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा 26,050 के लेवल्स को वॉच आउट करना। इन लेवल्स को अगर ये बाजार होल्ड करते हुए नजर आता है तो हमें बिल्कुल बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत सुस्ती हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ईयर एंड का टाइम है, वॉल्यूम्स में भी एक्टिविटीज बहुत कम दिख रहे हैं,
मंथली एक्सपायरी का भी वीक है, तो एक रेंज में, एक दायरे में वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेवल्स के साथ प्ले आउट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में यहाँ पे रेलेवेंट स्ट्रेंथ देखने को मिली है एंड ये भी हायर बेस पे कंसोलिडेट कर रहा है, पर अगर ये 59,000 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आता है, तो यहाँ भी हम स्ट्रेंथ जो है वो आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, इंडेक्स को लेकर ये व्यू 26,050 का लेवल अगर होल्ड हो गया निफ्टी में तो एक तेजी आते हुए देखेंगे। प्रदीप जी 30 सेकंड में एक राय वेदांता के शेयर पर, क्योंकि अगर हिंदुस्तान जिंक अगर चल रहा है तो निश्चित तौर पर वेदांता को तो फायदा होगा ही। 62% स्टेक को होल्ड करते हैं। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए और बाय भी करना चाहिए, और ब्रेकआउट आया है, हमने लास्ट वीक कॉल भी दिया था। 630 और 640 जाने के लिए रेडी हो रहा है, करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। इस केस में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 585 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, 630 640 के टारगेट, 580 के आसपास के स्टॉप लॉस आप लगा के रहिए। वेदांता ऑलरेडी हम देखें कि रिकॉर्ड हाइस पर ये कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। बाजार की शुरुआत हो गई है, शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई है। निफ्टी है करीब 13 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40 अंकों की गिरावट आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। 40 अंक की नरमी लगभग निफ्टी में भी हो गई है और निफ्टी बैंक की गिरावट थोड़ी सी बड़ी है। 85 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, 26,100 के आसपास निफ्टी है, 59,100 के आसपास आप निफ्टी बैंक को देखेंगे। हिंदुस्तान जिंक 640 रुपए पर तो आ गया हिंदुस्तान जिंक। अच्छी तेजी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के शेयर में। जिस तरह से सिल्वर के प्राइसेस में आज हमने एक झटके में 8,000 रुपए का उछाल देखा। और अगर हम शुरुआती अगर हम एक्शन की बात करें, देखिए इंडेक्स ना आज आपको हो सकता है कि एक रेंज में उठा पटक करे। बहुत एक्साइटमेंट तो शुरुआत में दिखाई दे नहीं रही है। 40 अंक नीचे निफ्टी है और 60 अंक नीचे निफ्टी बैंक है। 26,100 निफ्टी, 59,100 निफ्टी बैंक, ये है इंडेक्स की कहानी। हालांकि जो शुरुआत हुई है थोड़ी सी पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे, एडवांसेस 1094, डिक्लाइंस 952, लेकिन एकमात्र शेयर जहां पर 1% की तेजी है वो है BEL। और एकमात्र शेयर ऐसे भी है आधे % से ज्यादा की तेजी भी सिर्फ इसी में है। बाकी कोई भी शेयर आधा % भी ऊपर आपको बाजार में निफ्टी में नहीं दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डीज थोड़े प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हुआ था शेयर, आज थोड़ी वापसी करने की कोशिश कर रहा है। हिंडाल्को में थोड़ी सी बाइंग है। सिप्ला ट्रेंड हल्की सी तेजी है, अदरवाइज तो माहौल थोड़ा फीका ही नजर आ रहा है। फाइनेंशियल्स दौड़े थे, फाइनेंशियल्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बजाज फाइनेंस करीब 1% नीचे है। इटर्नल में आज हम 1% की गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सन फार्मा थोड़ा सा कमजोर है। IT में नरमी जारी है। TCS विप्रो आज आपको गिरावट वाले खेमे में ही दिखाई देंगे। लेकिन और क्या चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वेदांता चल रहा है, 1% ऊपर आपको वेदांता नजर आएगा। अभी हमने इस पर व्यू भी लिया। नैल्को में करीब 1% की तेजी है। तो जो एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स हैं वहां पर तो एक्शन लगातार कायम है और आज भी वो जारी होता हुआ आपको बाजार में दिखाई देगा। रेलवे में IRFC थोड़ी सी तेजी। मणप्पुरम फाइनेंस में फर्दर हम तेजी देख रहे हैं, करीब 0.25% के आसपास के गेंस आपको मणप्पुरम फाइनेंस में दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में आपको एक्शन दिखाई देगा। एक बार इंडेक्स को सेटल होने देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। 1274 शेयर नीचे, 1000 शेयर ऊपर। इंडिया विक्स में है 1.5% का उछाल, 9.35 के आसपास का है इंडिया विक्स। स्टॉक्स में कहां पर बड़ा उछाल है जरा ये देख लेते हैं। और आज की अगर हम बड़ी तेजी की बात करें, केनार कंस्ट्रक्शन में बाइंग आ रही है। हालांकि ये बाइंग कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 3% की तेजी है। हिंदुस्तान कॉपर हमने कहा था कि आप इसको अपने फोकस में रखिएगा। महीने भर में वैसे हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक दोनों 30 से 35% तक चल चुके हैं, लेकिन आज फिर से तेजी हो रही है। दोनों शेयर देखिए साथ साथ चलेंगे। और हमने कहा था कि जो ही चांदी की खबर आई थी, हमने कहा था कि हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर को आज अपने रडार पर आप जरूर रखिएगा। और सिमिलर तेजी, बराबर तेजी है, 2.6% दोनों के दोनों शेयर आपको ऊपर नजर आएंगे। कैस्ट्रॉल 200 रुपए की तरह बढ़ता हुआ 3% आसपास ऊपर है। जब भी हम देखते हैं कि 2% 200 का लेवल अचीव करता है कैस्ट्रॉल, एक प्रेशर हम देखते हैं शेयर में ऊपरी स्तरों से। लेकिन आज डिफेंस में भारत डायनेमिक्स हो गया, मजगांव डॉक हो गया, BL हो गया, ये शेयर चल रहे हैं। एल्यूमिनियम में वेदांता, नैल्को, हिंडाल्को ये शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस में गार्डन रीच, BEML के शेयर में भी हम तेजी बनते हुए देख रहे हैं। SRF एक और स्टॉक है जहां पर हम 1% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। NBCC के लिए एक ऑर्डर की खबर थी, हालांकि तेजी बहुत ही सीमित है, 0.25% से भी कम के गेंस आपको NBCC के शेयर में दिखाई देंगे। तो बाजार में आज ना बड़े एक्शन का साफ तौर पर अभाव है। IEX करीब 3% नीचे। VIP इंडस्ट्रीज में हमने देखा था कि एक उछाल आया था बुधवार के सत्र में।
शेयर इंट्राडे में करीब 17-18% चला गया था क्योंकि बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। कांसाई नेरोलैक में 1.5% की गिरावट है। शॉपर स्टॉप हो गया, एप्पल इंडिया हो गया, रेस्टोरेंट ब्रांड्स, ये कुछ शेयर है जहां पर 1% के आसपास की नरमी आपको दिखाई देगी। निफ्टी कोशिश कर रहा है हरे निशान में जाने की। गिरावट रह गई है सिर्फ 7 अंकों की और निफ्टी बैंक की गिरावट है सिर्फ 14 अंकों के आसपास की। बहुत ही मामूली गिरावट आपको नजर आएगी। तो कहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है जरा ये भी देखते हैं। एक बार जरा इंडेक्स चेक कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट है पीएसयू स्टॉक से है, वहां पर थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। बाकी मेटल्स में बाइंग है और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं। एमएनसी स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में हल्की बाइंग है। ऑयल एंड गैस में सिलेक्टिव बाइंग आज दिखाई देगी। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज भी तेजी है, हालांकि तेजी बहुत ही सीमित है, 0.12% के आसपास की तेजी है। लेकिन जहां से प्रेशर है, रियल एस्टेट में दबाव थोड़ा सा हम देख रहे हैं। बैंकिंग शेयरों में थोड़ा सा दबाव है, कंजम्पशन में थोड़ा सा दबाव है। ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यह है कि बाजार एक रेंज में है और हल्की सी गिरावट पर शुरुआत हुई है। कोल इंडिया हम देख रहे हैं कि करीब 0.25% ऊपर आपको आज ये फिर से दिखाई देगा। चलिए अपने अब एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और समझते हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड। चलिए तो ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं शिवांगी मैम के साथ। शिवांगी मैम बताइए, ओपनिंग ट्रेड्स आपने क्या आइडेंटिफाई किया है आज? जी बिल्कुल, ओपनिंग के लिए मैंने आज आइडेंटिफाई किया है एसआरएफ। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है। पिछले सेशन में भी हमने काफी एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज किया था, हालांकि प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हुए दिखा था बाइंग। आज वो क्लियरली देखने को मिल रही है एंड ओवरऑल भी हमने देखा है कि ये एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड करते हुए दिखा है ऑन डेली बेसिस और एक अच्छी रिकवरी के बाद स्टेडी फॉलो अप यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने हैं नेक्स्ट 3250 के टारगेट्स के लिए और 3080 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करेंगे। का स्टॉप लॉस 3250 का टारगेट। प्रदीप जी, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? सर मुझे लगता है कि KIOCL लिमिटेड इसमें एक ब्रेकआउट आया है और करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। ऑलमोस्ट 390 से 392 इस जोन में कभी भी आप बाई करके जाइए और स्टॉक का टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 405 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 420 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 378 के आसपास मेंटेन कीजिए। व्यू रखिए 2 से 3 दिन रखे 420 तक भी जा सकता है। 378 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए KIOCL को लेकर। ये प्रदीप जी की राय आ रही। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, लेकिन हम चलिए फटाफट से आपको ऐसे स्टॉक्स बता देते हैं जहां पर आज एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, जहां पर कुछ नए सौदे दिख रहे हैं। SRF तो उसमें था ही। आज वोल्टास, कोल इंडिया जैसे स्टॉक से अच्छी तेजी दिख रही है। वोल्टास पर एक राय प्रदीप जी आपके चाहेंगे, वोल्टास को लेकर क्या राय है? देखिए वोल्टास अच्छा लगता है मुझे और कहीं ना कहीं उतना चला नहीं है। रैली के बाद हमने देखा करेक्शंस आया था, अभी करेक्शंस जोन पे ही है, मोटा मोटा कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आपको बने रहना चाहिए। 1474 एक रेसिस्टेंस है। जिस दिन ये स्टॉक्स 1474 इसके ऊपर 1 वीक सस्टेन करेगा, फिर से आपको अगेन 1750 एंड 1800 का लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो बने रहिए स्टॉक के साथ, वोल्टास में बने रहिए। जिस दिन 1474 का रेजिस्टेंस पार करेगा वोल्टास, फिर वहां से रास्ता खुलेगा 1750 और 1800 का, तो अब बने रहने की सलाह है वोल्टास। कल्याण ज्वेलर्स, यहां पर भी हम अभी बात भी कर रहे थे गोल्ड फाइनेंसिंग और ज्वेलरी कंपनी की। कल्याण ज्वेलर अच्छी तेजी दिख रही है। आज कुछ लॉन्ग पोजीशन भी दिख रहे हैं। शिवांगी जी, खरीदारी की राय है क्या कल्याण ज्वेलर्स में, या बचे अभी? जी बिल्कुल, मेटल पैक में हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छी मोमेंटम एक्शन है और कल्याण ज्वेलर्स ऑफ कोर्स सीजनैलिटी वाइज इन फेस्टिविटी के अराउंड और शादी के सीजन के अराउंड काफी एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिखती है। बट कल्याण ज्वेलर्स कहीं ना कहीं एक अपसाइड लिमिटेड दिखा रहा है बिकॉज रिकवरी के अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में, बट इतनी कोई खास स्ट्रॉन्ग फॉलो अप नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम इस स्पेस की बात करें तो मेरी यहाँ पे चॉइस रहेगी टाइटन पर, जो रेलेवेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हायर जोन्स पे कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल, बट यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम है और टाइटन पे फ्रेश खरीदारी के भी मौके हम ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट 4000 और फिर 4050 तक के टारगेट्स के लिए। तो अगर टाइटन आपको यहाँ से ज़्यादा पसंद आ रहा है,
ये राय आपकी तरफ से आ गई है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पर आज शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं। बीईएल अच्छा एक्शन दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पर क्या राय है बीईएल को लेकर? प्रदीप जी आप राय दें। देखिए बीएल को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट देखेंगे ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। रिसेंटली नीचे आया था 385 तक, 380 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स ऐसा होता है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। तो बीएल डिफेंस से मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट 435 के आसपास, इनफैक्ट 480 तक जाने के लिए भी एक बेस बना रहा है। तो करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। इस केस में आपको 385 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। बने रहिए, 3 से 4 मंथ का व्यू रखिए। ठीक है, 3 से 4 महीने का व्यू रखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज आप देखेंगे कि डिफेंस में ना बाइंग थोड़ी छोटी छोटी है, और वो बाइंग आज मतलब ना आपको बहुत तगड़ी वाली तेजी ना दिखे, क्योंकि आज तो पार्टिसिपेशन ही कम है। जब स्टॉक्स खरीदे ही नहीं जाएंगे तो फिर वो चलेंगे कैसे? बहुत ही ये मूल सिद्धांत है शेयर बाजार का। लेकिन बीएल हो गया, एचएल हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, आप सारे के सारे शेयरों में आज के सत्र में तेजी देखेंगे। इनफैक्ट जो कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स हैं ना, उनमें भी आज के सत्र में आपको बाइंग नजर आएगी। एक स्टॉक है शिवांगी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। टेक्निकली वो सही लग रहा है शेयर ये, और हम देख रहे हैं कि इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है ट्रेडर्स का। वोल्टास 1400 रुपए के ऊपर वोल्टास आ गया है फिर से। क्या इस बार 1400 रुपए के ऊपर की हम तेजी देखेंगे? चलेगा और शेयर यहां से? जी बिल्कुल, वोल्टास क्वाइट सरप्राइजिंगली विंटर के मंथ्स में काफी एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखा रहा है। पर ऑफ कोर्स ओवरऑल वॉल्यूम में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बढ़त है ऑन एन एवरेज, और आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी रहेगी स्टॉक में, नेचर ही है स्टॉक का। बट ओवरऑल हम ट्रेडिंग के लिहाज से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी स्विंग। तो इस शॉर्ट कवरिंग मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं नेक्स्ट 1450 और फिर पोजिशनली 1500 तक के टारगेट्स के लिए। इन दोनों लेवल्स को एज अ ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वोल्टास को लेकर ये व्यू हो गया। इंडेक्स आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक रेंज में दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है कि लेवल जैसे चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इंडेक्स को सच में छोड़ दीजिए आज एक दिन नहीं भी। अगर इंडेक्स में कुछ मौके आएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में जहां पर ऐसा लग रहा है कि मौके बन रहे हैं, उनकी बातचीत कर रहे हैं। कैस्ट्रॉल एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार अप ट्रेंड है, लेकिन 200 रुपए के आसपास धीरे धीरे करके कैस्ट्रॉल आपको पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और खबर यह आई थी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम कैस्ट्रॉल इंडिया से वो एग्जिट करने वाले हैं। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि शेयर में तेजी लगातार बन रही है। प्रदीप जी, आपका व्यू कैस्ट्रॉल को लेकर? क्या कैस्ट्रॉल में ये अप ट्रेंड हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे? मुझे लगता है कि 210 210 इसके ऊपर सस्टेन होने पे हमें बाय करना चाहिए, और ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। क्योंकि इससे पहले भी पुल बैक हमने देखा है, पुल बैक कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं होता है। अभी तो रिसेंटली एक डेड कैट बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट 182 के आसपास मेंटेन करना चाहिए, और अभी बने रहिए। लेकिन फ्रेश अगर किसी को बाय करना है तो 210 के ऊपर ही करना है। ओके, चलिए, तो कैस्ट्रॉल को लेकर ये राय आ गई। लेकिन इस बीच हमारे साथ गौरव शर्मा भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर बताइए, ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या है आज? सर ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा सर। गुड मॉर्निंग। या सो मॉर्निंग में हमारा जो बाइंग पोजीशन ही है, दोनों के दोनों शेयर्स जो मैंने चुने हैं वो बाय साइड पे ही हैं। द फर्स्ट ट्रेड इज GMDC। शेयर के अंदर विष्णु जी एक अच्छी चाल हमने पिछले 2 सत्र में आती हुई देखी। अभी मुझे ये मूव एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 547 के लेवल पे है। बाय की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है दैट इज 528 एंड 580 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड स्टॉक मैंने आज चुना है वो भी बाय साइड का ही है। स्टॉक का नाम है IIFL।
परसों के सेशन में एक बहुत ही शानदार एक अपमूव देखने को मिला इस स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आए, अंत तक बाइंग आती दिखाई दी एंड सिमिलरली वो वॉल्यूम बैक बाइंग थी। आज के सत्र में भी स्लाइड गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है। 605 606 का भाव चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी। 580 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड 650 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही पोजिशनल बेसिस पे हैं। मैं अगले हफ्ते में ये टारगेट्स अचीव होते हुए देख रहा हूँ इन स्टॉक्स में। एफएल फाइनेंस भी और जीएमडीसी भी, ये दो राय आपकी तरफ से आ गई है और ये टारगेट आपको लग रहा है कि अगले हफ्ते तक अचीव हो जाएंगे। एक स्टॉक है, आज काफ़ी यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, आईईएक्स की। और एक खबर भी आई थी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सीईआरसी यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस के रिवीजन पर विचार कर रहा है, जो कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन के कैपेबिलिटीज़ पर असर डाल सकता है। गौरव जी, आईईएक्स को लेकर क्या राय है आपकी? विष्णु मोहन जी, लिटरली ये कंपनी, ये स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है एक लंबे समय से विद अ नेगेटिव बायस। अभी भी ब्रेकअवे गैप के साथ इसके अंदर ओपनिंग हुआ है, 2.5% के नेगेटिव हमें ट्रेड्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। 135-36 का भाव है, नेगेटिविटी ही है इसके अंदर। अवॉइड करना चाहिए, जिनके पास है उन्हें भी कोशिश करना चाहिए धीमे धीमे इस पोजीशन से अपना एग्जिट करें। धीरे धीरे यहाँ से निकलने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। आज बैंकिंग में कुछ मिड कैप बैंक्स चल रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कुछ शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं। क्या बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से खरीदना चाहिए क्या, प्रदीप जी? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में मुझे लगता है कि सर, अगर आपका व्यू एटलीस्ट 2-3 महीना है तो आना चाहिए। ऐसा इंटरडे में मैं ऐसा कोई ज़्यादा मूव आज देख नहीं रहा हूँ। अभी 140 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 150 क्रॉस होने के बाद इसमें फिर से रैली मोमेंटम होगा। और पीएसयू बैंक पे हमने ऐसा देखा नहीं कि पास्ट में मतलब 6-8 महीने में कभी कभी ऐसा होता है, 1-2 दिन में बहुत बिग मूव आता है। लेकिन पोजिशनल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है, बने रहने का सलाह होगा। ठीक है, बने रहने की सलाह है आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में। बी लीटर वाला एक और शेयर जरा लेकर आइए, बेलराइस इंडस्ट्रीज। हम देखने की लगातार तेजी बेलराइस में है और जब से ये ब्लॉक डील आई थी करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास की प्रमोटर ने अपने स्टेक बेचे थे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को के कंप्लायंस के लिए। उसके बाद भी इसमें अच्छी तेजी बनी बेलराइस में, 180 रुपए का भाव। गौरव जी, व्यू आप दे पाएंगे? अब तो लगभग 6 महीने हो गए लिस्टिंग को इसके। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला है बेलराइस के अंदर पिछले कुछ सत्रों के अंदर। लगभग 10-11% की तेजी ऑलरेडी जो रजिस्टर कर चुका है ये शेयर। समवॉट रिलेटेड टू ऑटो एंड मेटल, दोनों ही क्षेत्रों का मिश्रण है ये कंपनी के अंदर। और दोनों ही, अगर हम स्पेस की बात करें, ऑटो एंसिलरी स्पेस और मेटल स्पेस, इनमें तेजी बनी हुई है। सिमिलरली इस स्टॉक के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं उसी चीजों का एक मिश्रण नजर में आ रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, यहां से मुझे तेजी की उम्मीद लग रही है। स्टॉक के अंदर मुझे लग रहा है यहां से 190-195 का भाव हमें अगले हफ्ते तक दिख जाना चाहिए स्टॉक के अंदर। बाय एंड होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, बाय एंड होल्ड की सलाह होगी बेलराइस इंडस्ट्रीज के शेयर में। एनबीसीसी के लिए आज ऑर्डर की खबर थी। एनबीसीसी के शेयर में आज हम तेजी देख भी रहे हैं, लेकिन एनबीसीसी के लिए दिक्कत की बात ये रही है प्रदीप जी की जब भी हम देखते हैं कि ये शेयर ये 115-20 की रेंज में जाता है, फिर वहां पर सप्लाई आ जाती है, तो बहुत ही पिछले 3-4 महीने से ना एक रेंज बहुत सीमित रही है एनबीसीसी की। राय आपकी क्या होगी? आज फिर से हम देख रहे हैं कि 2.5% का मूव है, क्या ये तेजी टिक पाएगी? क्या बाइंग करनी चाहिए और इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो बाय नहीं करना चाहिए। अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो आप बने रहिए। फ्रेश बाय करना है ऑलमोस्ट 129 के ऊपर, 129 128 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब 129 ब्रेक नहीं होगा ना, हो सकता है कि और 2-3 महीना यहाँ पे स्टॉक रहने वाला है। सो 129 के ऊपर खरीदिए। उस केस में आपको 185-200 तक आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और बीच में हमने बहुत सारा ऐसा न्यूज देखा है, इनका ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। तो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों स्ट्रांग है, लेकिन एक बार वेट कीजिए ब्रेकआउट के लिए, जो कि 129 130 के ऊपर ही आपको करना है। ठीक है, 129 130 के ऊपर ही आपको एनबीसीसी में बाइंग करनी है। फिलहाल के लिए इसको आप अवॉइड कीजिए, एक बार ये देखने दीजिए कि क्या 120 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है और फिर जो ब्रेकआउट आएगा फिर उस पर एनबीसीसी को पकड़ना है। शिवांगी, मार्केट तो रेंज में ही है। एक शेयर जिस पर आपसे व्यू चाहिए,
लोअर लेवल से स्ट्रेंथ गेन करता है, लेकिन ये टिक पाता नहीं है। वो शेयर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि BHEL। BHEL आज हम देख रहे हैं कि PSU स्टॉक्स में, डिफेंस स्टॉक्स में, रेलवे स्टॉक्स में, और ये प्योरली ये जो मोमेंटम आ रहा है ना, ये बजट के अराउंड, उसके पहले हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी बाइंग आनी शुरू हो जाती है। BHEL को लेकर क्या व्यू होगा आपका? जी अभिषेक, अगर BHEL की बात करें तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस ये 25% के आसपास इसमें बढ़त देखने को मिली है। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि लास्ट ईयर के हाईज को नहीं टेस्ट कर पाया, बट ओवरऑल काफी स्टेडी स्टॉक है एज कंपेयर्ड टू दी अदर स्टॉक्स इस पूरे सेक्टर में। तो मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल इसको पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह नजर रखें। एंड ऑफ कोर्स बजट के पहले हम इनमें काफी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट भी इमर्ज होते हुए दिखते हैं। पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे, पर 300 के लेवल्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 280 के स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करते हुए आगे की तरफ ट्रेल करते रहे। 280 का स्टॉप लॉस होगा, 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में। कुछ और शेयर जहां पर थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है। एक बढ़िया स्टॉक है M&M फाइनेंशियल, करीब करीब 2% ऊपर दिखाई देगा। रिकॉर्ड हाइस की तरफ फिर से बढ़ रहा है ये, और बहुत ही गजब की रफ्तार रही है अगर हम इस साल की बात करें M&M फाइनेंशियल की, तो पूरे फाइनेंशियल स्पेस की वैसी स्थिति अच्छी लग रही है। एक शेयर ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिकवर कर जाए, क्योंकि पावर में एक्शन बढ़ रहा है और इरडा बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। IRDA में भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। गौरव जी, आपका व्यू इन दोनों स्टॉक पर आप दीजिए। इरडा में आपको लगता है कि तेजी बनेगी यहां से, और M&M फाइनेंशियल में क्या नई बाइंग करनी है? अभिषेक जी, इरडा के अंदर यस एक अच्छे लेवल से मूव जरूर देखने को मिल रहा है। चांसेस बन भी रहे हैं 145 से 48 तक का मूव आने के लिए। मैं इसमें बॉटम फिशिंग की सलाह नहीं दूंगा, यहाँ से एक लंबे अवधि के लिए इसे उठाना है नहीं उठाना है, आई एम स्टिल डाउटफुल अबाउट इट। एक ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो एक छोटा स्टॉप लॉस 138 137 की रेंज में लगा के 145-48 के लिए हम इसे टारगेट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए यस पोजीशन ली जा सकती है, बट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मैं अभी भी अवॉइड करना चाहूंगा। लेकिन जब हम M&M फाइनेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल विपरीत है। इट इज वेरी गुड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। NBFC स्पेस पे इन हाउस हमारा व्यू पॉजिटिव है। हम लार्जली सभी NBFC स्टॉक्स पे पॉजिटिव है। M&M फाइनेंस के नतीजे, फ्रंटलाइन और जो उन्होंने गाइडेंस आगे अपनी पोस्ट की हैं वो काफी उत्साहजनक है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कंस्ट्रक्टिव है। हमारा व्यू पॉजिटिव है। कोई भी नरमी स्टॉक के अंदर मिलती है समवेयर क्लोज टू 370 ऑड लेवल्स, उसे एक पोजिशनल स्टैंड पॉइंट के लिए एक्यूमुलेट बाय करना चाहिए। ओके, तो M&M फाइनेंशियल्स को लेकर ये राय आपकी तरफ से है। दो स्टॉक्स आज MCX और BSE, इन दोनों में अच्छी तेजी दिख रही है। खासकर MCX देखिए 11,000 के बेहद करीब जा रहा है, 10,920 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। शिवांगी जी, MCX को लेकर और BSE पर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, MCX की यहाँ बात करें हम तो काफी एक अच्छी मोमेंटम है, एंड ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर्स एंड डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। सारे कैपिटल मार्केट के स्पेस के जो स्टॉक्स है और एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस MCX ने अराउंड 75% से ऊपर गेन्स दिया है। सो ऑफ कोर्स एक आउट परफॉर्मर रहा है, और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी नेक्स्ट 11,000 के 11,300 के टारगेट्स के लिए, और पोजिशनली अगर हम देखें तो 11,500 तक के लिए हम इसमें वेट कर सकते हैं। 10,700 के एक सपोर्ट को जरूर ध्यान रखें। देखिए 11,500 तक भी जा सकता है, 10,700 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। MCX को लेकर ये राय है। सन फार्मा को लेकर हमने खबर भी दिखाई थी आपको कि कंपनी की US की यूनिट टैरो फार्मा के 17,000 यूनिट्स को रिकॉल किए गए हैं, और US FDA ने वो क्वालिटी स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए थे, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पर सवाल उठाए थे। और हालांकि अब कंपनी की तरफ से सफाई दी गई है कि वहाँ पर सुधार को लेकर कार्रवाई चल रही है। लेकिन आज सन फार्मा कमजोरी दिख रही है, 1.25% के आसपास कमजोर दिख रहा है। गौरव जी, क्या राय है सन फार्मा पर आपकी?
विष्णु जी, अभी थोड़ी गुंजाइश और है। ये स्टॉक 1700 के अराउंड पे मुझे एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है। आई थिंक वहां तक तो एक बार अभी आएगा और फिर रेस्ट करेगा अपने प्राइसेस को। कंसोलिडेट होने की आवश्यकता है। उन लेवल्स पे एक बार कंसोलिडेट होकर बाउंस होना शुरुआत होता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वहां पे बन सकती है। फार्मा को लेकर ये आज डिक्सन भी कमजोर लग रहा है, कुछ शॉर्ट्स भी बन रहे हैं यहाँ पर डिक्सन। गौरव जी, क्या राय है डिक्सन पे? ब्रिजमोहन जी, डिक्सन एक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के नजदीक आ गया है ये स्टॉक। 12,200 की एक अच्छा सपोर्ट जोन है। पिछले कई बार लगभग 2-3 बार यहाँ से बाउंस देखने को मिल चुका है। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। आई थिंक अगर इस बार भी वहां से एक रिवर्सल मिलता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड हायर साइड के लिए मिल सकता है। अभी के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच मेंटेन करनी चाहिए और अगर पोजिशंस हैं तो 12,000 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो डिक्सन टेक को लेकर ये राय है। इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो को लेकर एक खबर भी वापस से आई है कि कंपनी के जो ऑपरेशंस है पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो गए हैं और डीजीसीए के जो गाइडलाइंस है और जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो यहाँ पर पूरी तरह से अब हैंडल कर रहे हैं। अब किसी तरह की कोई निगेटिव खबर पिछले कुछ दिनों में नहीं आई है। इंटर ग्लोब एविएशन को लेकर शिवांगी जी क्या राय है? जी यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्तों से काफी एक डेंट देखने को मिली है। पिछले 10 सेशन से एक अटेम्प्ट्स जरूर है ये रिकवरी की और स्टॉक में फॉलो अप मिसिंग है, बट एटलीस्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होल्ड करते हुए दिख रहा है ये पोजिशनल सपोर्ट लेवल्स को। ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम अभी देखें तो फिर भी इसमें 10% की प्रॉफिट्स देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल अपमूव देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स इसमें सेंटिमेंट्स चेंज होने में थोड़ी वक्त लग सकती है, बट सेक्टर काफी पॉजिटिव है और कंपनी में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस जब आए इन्वेस्टर्स को तो यहाँ एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स जल्दबाजी ना करे, बट स्टॉप लॉसेस भी हमें मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन के लिए। आज बाजार ना बहुत ही नैरो रेंज में है और वॉल्यूम बहुत ही थिन है, मतलब बहुत ज़्यादा थिन है। स्टॉक खोजने में आज मुश्किल है। ऐसा ना हो कि पता चला कि आप स्टॉक ले लें, आप दिन भर समय दें और स्टॉक मूव ही ना करें, फिर वो दिक्कत की बात हो जाती है कि टाइम लॉस होता है। आप देखेंगे कि निफ्टी की जो रेंज है अब मतलब 50 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा, लेकिन जो रेंज है अब खुले हुए बाजार लगभग 25 मिनट के आसपास समय हो गया है। 50 अंकों की रेंज निफ्टी की है और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसकी रेंज करीब 100 अंकों के आसपास की है। ये इतनी ये टाइट रेंज में है। आप एडवांसेज डिक्लाइंस भी आपको चेंजेस होते हुए ज़्यादा देखेंगे नहीं। 1400 शेयर हम देख रहे हैं कि ऊपर हैं, करीब 1200 शेयर आपको नीचे दिखाई देंगे। तो बहुत ही आपको सिलेक्टिव रहना है बाजार में। इंडेक्स में मतलब छोड़ दीजिए, मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और जहां पर थोड़े बहुत मूव आ रहे हैं सरकारी बैंक, सरकारी कंपनीज और रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस और इसके अलावा कुछ कुछ मेटल्स, यहीं पर बाइंग है। अदरवाइज तो पूरा का पूरा बाजार आज आपको फीका दिखाई देगा। 1850 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित की गई है। दिलीप बिल्डकॉन पर राय ले लेते हैं। जहां पर खबरें आ रही हैं उन्हीं पर फोकस करते हैं और उठा पटक तो हम देखते हैं दिलीप बिल्डकॉन के शेयर में। अब ये 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर, क्या राय होगी आपकी गौरव जी दिलीप बिल्डकॉन को लेकर, क्या करनी चाहिए? अभिषेक जी, दिलीप बिल्डकॉन बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के नजदीक ट्रेड कर रहा है। 480 इसका इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस 100 एंड 200 पीरियड ईएमए का कन्फ्लुएंस जोन है। आई थिंक उसको ब्रेक करके थोड़ा टाइम सस्टेन करे और उसका वेट करना चाहिए। अभी प्रीएम्प्ट करेंगे तो हो सकता है यहाँ से साइडवेज मूव कुछ दिन और प्रिवेल कर जाए या मे बी कुछ करेक्टिव वेव आए और 440 का भाव भी देखने को मिल जाए। देयरफॉर आई वुड वेट। 480 के ऊपर की क्लोजिंग निकलती है एक आध दिन, फिर हम उसके अंदर एक बार टारगेट कर सकते हैं 500 सवा 500 के लिए स्टॉक को। 500 सवा 500 रुपए तक के टारगेट दिलीप बिल्डकॉन में बन सकती है, बट जो शर्त बताइए गौरव जी ने आप उसका ध्यान रखिएगा। रेलवे में IRFC, राइट्स, इरकॉन, ये तमाम शेयर जरा आप लेकर आइए। यहाँ पर बहुत ही तगड़ा मूव बन रहा है। 4-5% शेयर आपको ऊपर दिखाई देंगे। हाल फिलहाल हमने देखा था कि जुपिटर वैगन्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी। कुछ कुछ खबरें आई थी जुपिटर वैगन्स में आज 2% के आसपास का उछाल है। लेकिन ये है कि
करीब करीब 250 रुपये के भाव से लगातार ये शेयर चलते चलते अब आ गया है 350 रुपये के भी आसपास। बिल्कुल 350 के आसपास के प्राइसेस हैं जुपिटर वैगन्स में। शिवांगी जी, रेलवे में क्या खरीदना है और यहां से आपको कहां पर लगता है कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन जारी रहेगा, फॉलो बाइंग अभी और आएगी? जी, रेलवे काउंटर्स में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है ऑफ लेट। पिछले फ्राइडे के सेशन में हमने देखा है कि एक काफी अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिली है। उसका एक ऑफ कोर्स आज भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बढ़त है। ओवरऑल आरवीएनएल में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और पिछले 4 महीनों के लॉसेस को हम रिकवर करते हुए दिखे हैं। हालाँकि एक अच्छी बढ़त हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ी और कंसोलिडेशन होगी, तब हमें एंटर करने के मौके ढूँढने चाहिए। बट ऑफ कोर्स बजट के अराउंड हम इनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे अगर फ़ोकस करें तो ऑफ कोर्स एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से ही हमें फ़ोकस करना चाहिए, और मोमेंटम रहते ही हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर थोड़ा रहता है कि लैकलस्टर हो जाता है ये स्टॉक। ठीक है, ठीक है। रेलवे में ये व्यू आपके लिए हो गया। सन फार्मा आप जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। करीब 1% के आसपास की गिरावट है सन फार्मा। और सन फार्मा ने वैसे भी ना, अगर आप देखेंगे तो इसने पैसे बना के दिए नहीं है। सितंबर से ज़रूर हमने देखा था कि एक अप मूव आया था, शेयर ऐसा लगा कि नहीं संभल जाएगा, लेकिन फिर से ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बन गया। महीने भर में करीब 4% आपको नीचे दिखाई देगा, और ये कि 1500-1550 रुपये के आसपास आके सपोर्ट ज़रूर लेता है सन फार्मा। दिग्गज कंपनी है, लेकिन आज जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट क्यों है ज़रा ये समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो शेयर है आज निफ्टी का ये सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है। जी हाँ, सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस में तो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन सन फार्मा सबसे ज़्यादा गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, विश्वमोहन के पास है इसको लेकर कुछ जानकारी। विश्वमोहन बताइए क्या रीजन है आज के फॉल के? देखिए, सन फार्मा की जो यूनिट है टैरो फार्मा, आप जानते हैं कि पिछले साल ही इसका पूरा जो मर्जर हुआ था इन दोनों कंपनी का, वो पूरा हुआ था। और अब खबर ये आ रही है कि टैरो की जो यूनिट है यूएस में, वहाँ पर 17,664 यूनिट, वहाँ इनकी एक एंटी फंगल दवा है, उसको रिकॉल करने का आदेश यूएस एफडीए ने दिया है। और ये जानकारी भी खुद ही कंपनी की तरफ से नहीं, यूएस एफडीए की तरफ से दी गई है। और उन्होंने कहा जो मैन्युफैक्चरिंग के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड उन लोगों ने तय कर रखे हैं यूएस एफडीए ने, उसमें वो कंपनी खरी नहीं उतरी है, और इस वजह से इसको रिकॉल करने का आदेश दिया गया है। उसका जो नाम है वो है सिक्लोपैरोक्स शैम्पू है। ये एंटी फंगल शैम्पू है जिसका ट्रीटमेंट किया जाता है ड्राइनेस को कम करने के लिए और साथ ही इची स्किन को कम करने के लिए। और ये दवा पर वहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं उसको कंपनी पूरा नहीं कर पा रही है। तो और साथ ही साथ यूएसएफडीए ने ये भी कहा है कि इम्प्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है, डिग्रेडेशन भी होते हुए हमने देखा है। तो ये एक बड़ी खबर है, और ये जो इनिशिएटिव यूएसएफडीए की तरफ से लिया गया, इसे कहा जा रहा है कि ये क्लास 2 नेशन वाइड रिकॉल है, और जो पूरे देश में यूएस में जितने भी ये शैम्पू की डिलीवरी कंपनी ने की होगी या अपने नेटवर्क के जरिए इन्होंने सेल रिटेल नेटवर्क पे भेजा होगा, उस सारे का रिकॉल होगा, और इसे जितनी जल्दी हो इसे रिकॉल करने का आदेश दिया गया है। हालांकि कंपनी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है, टैरो की तरफ से ये सफाई ज़रूर आई है कि हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी दिक्कतें हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक सुधार की संभावना यहाँ पे बन रही है, लेकिन उस यूनिट के हिसाब से, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है यूएस का, इसे सेंटिमेंट के लिहाज से देखें तो कमज़ोर सेंटिमेंट के लिहाज से देखें तो इस वजह से भी ये दबाव देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं। और आज सन फार्मा में कुछ गिरावट भी दिख रही है, तो हमने राय भी ली है, लेकिन खबर की वजह से ही आज ये दबाव यहाँ पर दिख रहा है। और सन फार्मा देखिए 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार कर रहा है। एक राय वापस से ले लेते हैं शिवांगी जी से। गौरव जी ने इस पर राय ऑलरेडी दी है सन फार्मा को लेकर। शिवांगी, आपकी राय क्या बन रही है सन फार्मा पर? जी, फार्मा स्पेस में एक अच्छी एक्शन है, बट एज कम्पेयर टू फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस यहाँ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। सन फार्मा में हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ पे एक 50 डेमा भी तोड़ते हुए नजर आया। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और हम डेंट देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, फिलहाल अभी अवॉइड कर सकते हैं इन स्टॉक्स को, और अपनी एक सपोर्ट लेवल्स पे हॉल्ट करने दे इस स्टॉक को, फिर एक अच्छी नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए।
पाँच की लिस्ट में इसको डाले, अभी ना खरीदे। हिंदुस्तान कॉपर आज फिर से चल रहा है, देखिए 3% से ज़्यादा की तेजी हिंदुस्तान कॉपर में दिख रही है। और जो कॉपर के फंडामेंटल्स है काफ़ी मजबूत है। कॉपर के दाम अगर आप देखें LME पे तो करीब 50% तक इस साल बढ़े हैं और एक टॉप परफॉर्मर एसेट क्लास की लिस्ट में कॉपर भी शामिल है। और जितने भी बड़े माइंस हैं दुनिया में वहाँ पर उत्पादन काफ़ी कम हुए हैं, जो उन्हें अपनी क्षमता से ज़्यादातर माइंस यहाँ पे कम आउटपुट दे रही हैं। ये वजह है जो कॉपर की कीमतों पर लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है सप्लाई की दिक्कतों की वजह से। और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो की इंफ्रा है यहाँ पर उस पर ज़्यादा फोकस बढ़ा है, डिमांड भी काफ़ी मजबूत है। गौरव जी, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर क्या राय है? फंडामेंटल्स तो कॉपर को लेकर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं इस स्टॉक में, हालांकि काफ़ी ज़्यादा चल गया है और संभावनाएं हैं क्या यहाँ पे और आगे जाने की? विष्णु जी, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये तेजी का एक जो माहौल जो बना हुआ है हिंद कॉपर वाले शेयर में या अदर मेटल बैंक में, उसका उसका वजह बेस मेटल के राइजिंग प्राइसेस है। अभी भी जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली कॉपर की बात करूं तो पिछले 3 दिनों में MCX पे जो कॉपर ट्रेड हो रहा है उसमें 100 रुपए का इजाफा आ चुका है। 1120 के भाव पे ट्रेड कर रहा था 3 दिन पहले, अभी का भाव एज वी स्पीक लगभग 1220 के करीब का आ गया है। तो मोटा माटी 10% की इजाफा है ये सीधे सीधे इसके अंदर। अब शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस में भी उसी तरीके से चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। पिछले 3 सत्रों के अंदर खासी तेजी आई है। तो आई थिंक ये कंप्लीटली इन टैंडम मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस मेटल प्राइसेस जो भी शेयर्स लिस्टेड हैं। तो जब तक ये तेजी बरकरार रहेगी तब तक हमें इस प्रकार का रिफ्लेक्शन आता रहेगा। मे इट बी नेशनल एल्यूमिनियम और हिंजिंग जो कि सिल्वर प्राइसेस के ऊपर मूव करता है, हिंदुस्तान कॉपर फॉर दैट मैटर, हिंडाल्को की बात कर लें, तो सभी मेटल के शेयरों पर तेजी की मेन वजह यही है। ठीक है, मेटल स्टॉक्स को लेकर ये व्यू हो गया। चुनिंदा पावर स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ है, छोटी छोटी तेजी हो रही है। आज आप देखिए REC हो गया, PFC हो गया, इरिडा हो गया, ये पावर फाइनेंसिंग वाले स्टॉक्स में खासतौर से आपको तेजी दिखाई देगी और सस्टेन मूव है लोअर लेवल से। हालांकि ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे आई, ये भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शिवांगी जी, आपकी राय? REC 330 रुपए वाला शेयर लगभग 360 का हो गया। PFC में भी हम देख रहे हैं कि करीब 1% के आसपास की तेजी है। कहीं मौके आपको दिख रहे हैं पावर स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए? जी, पावर स्टॉक्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, बट ऐसे बाजार में हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छे मोमेंटम वाले सेक्टर्स है जिनमें हम फोकस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर PFC REC के बीच में हमें देखना हो तो कोरिलेशन काफी हाई है, बट REC में ज्यादा एक अच्छी फॉलो अप देखने को मिल रही है। और अगर ये 360 के ऊपर क्रॉस करके होल्ड करते हुए नजर आता है तो हम यहाँ फिर नेक्स्ट 375 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो एंड स्टडी पेशेंस लग सकता है। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए REC पर। अच्छा, एक बार ना जय कॉप का आप शेयर लेकर आइए। जय कॉप में अभी मतलब पिछले 1-2 मिनट में अचानक से एक तेज स्विंग आया है और ये शेयर करीब 6-7% ऊपर आपको दिखाई देगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से ये नीचे आया था, 170 रुपए के आसपास वाला शेयर गिर के आ गया था 120-25 की रेंज में, और वहां से फिर बाइंग स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी आ रही है। जय कॉप, गौरव जी, मौके हैं या फिर अवॉइड कर दें? ये एक वॉलेटाइल स्टॉक है बाय नेचर। ये इसके अंदर मैंने जिस तरीके से नोटिस किया है, ऑल्दो उतना प्रिसाइजली हम इसे ट्रैक नहीं करते हैं, बट जो चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ जब भी मूव आते हैं तो तेज मूव आते हैं। अभी अभी बात करते करते ही हम आई थिंक 135 का भाव था जब मैंने बोलना शुरू किया, अभी 140 को टच करने जा रहा है ये स्टॉक। आई थिंक पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, टाइम कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर पोजीशन लेनी है तो एक छोटा स्टॉप लॉस 130 का लगा के 145-150 को टारगेट कर सकते हैं। बट आई थिंक इट इज ओनली सूटेबल फॉर दोज ट्रेडर्स जो जिनका रिस्क एलिमेंट ज्यादा होता है, फॉर द रिस्की ट्रेडर्स ओनली। वैसे मैं निवेश की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशन बहुत ही नेगेटिव है इसका। तो ये सलाह जय कॉप की तरफ से। आज ओला इलेक्ट्रिक में अच्छी रैली वापस से दिख रही है और हमने पहले भी चर्चा की थी कि PLI इंसेंटिव जो सैंक्शन हुए हैं 367 करोड़ का, उसका फ़ायदा यहाँ पे मिल रही। शुरुआती कारोबार में तो 5% तक बढ़ गया था और अभी भी 3.5% की तेजी है। शिवांगी जी, कुछ राय है क्या ओला इलेक्ट्रिक को लेके?
मैम आपसे सवाल था शिवांगी मैम कि ओला इलेक्ट्रिक को लेकर आपकी राय क्या है? अब एक अच्छी रिकवरी लौटी है, क्या इस रिकवरी के बाद अब क्या करना चाहिए ओला में? जी, अगर हमें ऑटो स्पेस की बात करनी है और यहाँ पे फोकस करना है, तो मेरी राय रहेगी कि हम टू व्हीलर स्पेस के स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उनमें हमें फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स बजट के अराउंड इनमें एक अच्छी एक्शन भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे टीवीएस मोटर हो या वैसी कोई स्टॉक हो, तो हम यहाँ पे फोकस करें। तो यहाँ फोकस है कि आप दिग्गजों के साथ जाए, जो लीडर है उनके साथ जाए, ना कि ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेज हैं। तो अभी तो फिलहाल दूर रहने की सलाह है यहाँ पर। चलिए डिफेंस स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं। वापस से ईयर एंड आते आते यहाँ पर भी फोकस बढ़ा है। भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने राय ली भी है। गौरव जी आप बताइए, आपको कुछ पसंद आ रहा है क्या इस स्पेस से? Vishmohan ji, we are having a clear view on the entire defense pack. Yes, हम constructive view है, positive है इसके अंदर, लेकिन with a long term perspective only. मैं short term के लिए clients को advice नहीं कर रहा हूँ कि consider किया जाए। जो stocks हमें पसंद आते हैं, that is HAL, Masgor and भारत डायनामिक्स। तो ये 3 शेयर्स के अंदर हम लोग एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटलुक व्यू अपने क्लाइंट्स को हम सजेस्ट कर रहे हैं। देयरफॉर देयर इज अ जनरल डिस्क्लेमर एज वेल कि हमारे क्लाइंट्स की उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। तो ये राय डिफेंस स्टॉक को लेकर है। आज पीएनबी हाउसिंग 1% कमजोर नजर आ रहा है, 957 तक गिरकर आ गया है, लेकिन अभी भी अपने 200 डीएमए के ऊपर है। शिवांगी जी क्या करना चाहिए इस गिरावट पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे? शिवांगी मैम आपसे मेरा सवाल था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, 200 डीएमए से अभी भी ऊपर है, लेकिन आज के सत्र में थोड़ी कमजोरी जरूर दिख रही है, क्या राय बन रही है? हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 4 महीनों से ये थोड़ी बहुत एक दायरे में कामकाज करते हुए दिखा है। स्पेशली 3 महीने के एक बैंड में हमने देखा है कि लोअर बेस से एक स्मार्ट बाइंग देखने को मिली है, बट हायर जोन्स पे थोड़ी फॉलो अप मिसिंग है। रेजिस्टेंसेस इंटैक्ट है यहाँ पे, बट ओवरऑल रेंज में ही कामकाज करने की पूरी संभावना रहेगी स्टॉक में। तो इस रेंज को हम ध्यान रख सकते हैं। लगभग अपसाइड जो है 1000 तक के लेवल्स है और डाउनसाइड 940 तक के सपोर्ट है। ओके, तो ये रहा पीएनबी हाउसिंग को लेकर है। चलिए एक खबर आ रही है अपोलो माइक्रो को लेकर कि कंपनी को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, एरियल सिस्टम के सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है। अपोलो माइक्रो को लेकर गौरव जी आपकी एक राय चाहिए थी। विष्णु जी, इस स्टॉक के अंदर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा अपमूव अपने देखने को मिला है। 100 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्स किया है। एक बार पहले भी इसी प्राइस पॉइंट पे आके शेयर ने रिवर्सल टेस्ट किया था। अभी फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, अपबीट फॉर्मेशन है। यहाँ से और फर्दर ऊपर चलने की 282-85 की रेंज तक ये अपमूव एक्सटेंड होने के मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं। एक बार वहां पे आ जाता है कंसोलिडेट करके, फिर हायर लेवल भी पॉसिबल है। जिनके पास है उन्हें होल्ड की सलाह है और फ्रेश बाइंग भी ग्रेजुअली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। 268 का भाव चल रहा है, 240 का एक स्टॉप लगा के फ्रेश बाइंग के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है स्टॉक को। खरीदारी भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड भी कर सकते हैं। अपोलो माइक्रो को लेकर ये राय है गौरव जी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है इक्विटी मार्केट को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 10 की शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत होगी कमोडिटी एट 10 के साथ। जल्द लौटते हैं।